बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज आपसे बात करना चाहती हूं कंफर्ट ज़ोन की। ये कंफर्ट ज़ोन क्या होता है? ये वो कंफर्टेबल जगह होती है, वो सुकून वाली जगह होती है जहाँ पे हम अपने आप को प्लेस कर देते हैं और फिर हम उसी के अंदर घूमते रहते हैं। मतलब मेरा कंफर्ट ज़ोन था एक्टिंग। जब मैं शुरू में मीडिया की फील्ड में आई व्यूअर्स, तो आई स्टिल रिमेंबर मॉडलिंग कर रही थी और एक्टिंग। होस्टिंग का तो सोचा भी नहीं था, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। लेकिन मुझे याद है कि एक प्राइवेट चैनल के बड़े सीनियर पर्सन ने, क्योंकि मैं प्ले भी कर रही थी उसी चैनल का, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा एक मैगज़ीन शो है फैशन स्टॉप के नाम से, तो वो तुम होस्ट कर लोगी। तो मैंने कहा क्या मतलब? अच्छा, मैगज़ीन शो बेसिकली ये होता है कि आप शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, एंड में आप थोड़ी सी क्लोजिंग देते हैं और बीच में आप डिफरेंट चीज़ों की बात करते हैं और उन चीज़ों की तस्वीरें या वीडियोस साथ साथ चल रही होती हैं। तो एक उसको हम मैगज़ीन शो उस वक्त कहा करते थे। अच्छा, मैं घबरा गई। मैंने कहा देखिए, होस्टिंग का तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, मैं तो एक्टर हूँ, आपका प्ले भी कर रही हूँ, उसके अलावा मॉडलिंग करती हूँ, होस्टिंग कैसे करूँगी? मुझे आज भी याद है कि उस वक्त मुझे जेजे ने कहा कि जुगन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जब इंसान अपने कंफर्ट जोन से निकलता है ना, तो तभी इंसान एक्चुअली कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करता है। होता ये है कि हम अपने कंफर्ट जोन से ही बाहर नहीं निकलते। हमारा मेन फोकस बेसिकली ये होता है कि हम जितना है उतने के अंदर ही घूमते रहें। वो भी एक ठीक है एटीट्यूड, लेकिन डिपेंड करता है ना अपनी ज़िंदगी किस किस्म की जीनी है। खैर, मैंने वो एक मैगज़ीन शो किया, वो बड़ा पॉपुलर हुआ। वो 13 एपिसोड यानी कि 3 महीने, वंस अ वीक का शो था। वो फिर रिन्यू हो गया 3 मंथ्स के लिए और वो ऑलमोस्ट 1.5-2 साल प्रोग्राम चला। अच्छा, मैं वो करती गई एवं ही, और टू बी वेरी ऑनेस्ट व्यूअर्स, उसको लिटरली जिस तरह हम कहते हैं ना दिहाड़ी के तौर पे करती थी कि यार जितने पैसे आपको एक दिन के मिलते हैं उतने पैसे आपको एक प्रोग्राम के इतने छोटे पीरियड में मिल जाते हैं, तो मतलब 1.5-2 घंटे के अंदर। मुझे आज भी याद है जब मैं पहला एपिसोड उसका रिकॉर्ड कर रही थी, व्यूअर्स मेरे मुँह से अल्फाज ही ना निकले, मैं कांपूँ, मेरी ज़बान लड़खड़ाए, ठंडे पसीने आए, बार बार मेकअप आर्टिस्ट आए पर्फिंग करे, आगे से कैमरा के ऊपर भी जो लोग थे वो भी तंग हो रहे थे, टीम भी तंग हो रही थी कि ये बोल क्यों नहीं सक रही, इसको मसला क्या है। अच्छा, डायरेक्टर साहब बहुत अच्छे थे, लेकिन क्योंकि कान में ये हमारे IFP लगा हुआ होता है जिससे आपको ऊपर जो हो रहा होता है वो आवाज़ आ रही होती है बैक एंड पे, तो मुझे हंसी की भी आवाज़ आए, फिर मुझे इस चीज़ की भी आवाज़ आए कि वो पीछे से किसी ने कहा, एनू इसको किसने कहा है कि ये होस्टिंग कर सकती है, इसको रखा किसने है? अच्छा, मुझे ये भी आवाज़ आई, मेरा कॉन्फिडेंस व्यूअर्स 0/0 से भी -100 पे चला गया, मेरे से बोला ही ना जाए। खैर, एक एपिसोड मुश्किल से निकला। उस दिन हमने 3 एपिसोड करने थे, एक ही किया। अगले दिन फिर वापस आई, उस दिन 2 एपिसोड निकले, फिर अगले दिन आई, फिर 2 एपिसोड निकले, और इस तरह करके 13 एपिसोड कुछ दिनों में, एक हफ्ते के टाइम पीरियड में मुक गए। फिर 3-3 एपिसोड पे आ गए। पहले एपिसोड से लेके 13वें एपिसोड तक ज़मीन आसमान का फ़र्क था, कॉन्फिडेंस लेवल में डिफरेंस था। अच्छा, वो आर्टिस्ट जो ड्रामे के 15-15 पेज याद कर लेती थी बैठे बैठे, उससे 4-6 लाइनें नहीं बोली जा रही थी उस प्रोग्राम की। क्यों? क्योंकि वो मेरे कंफर्ट जोन की चीज़ नहीं थी। इसी तरह व्यूअर्स, ज़िंदगी में बहुत से ऐसे स्टेजेस आते हैं कि इंसान अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से निकालता है तो कुछ कर पाता है। अगर वो होस्टिंग का एक्सपीरियंस मैं स्टिक ना करती, मैं रहती ना, आई बी वेरी ऑनेस्ट, पहला एपिसोड करके जब मैं रास्ते में थी गाड़ी में, तो पूरा रास्ता मैं रोती भी जा रही थी और मुझे बार बार चैनल का ड्राइवर पूछे कि क्या हुआ है बेटे, कुछ हुआ है, किसी ने कुछ कहा है? मैं रोई जाऊँ 22-23 साल की, आई वाज 23 ईयर्स ओल्ड, रोई जाऊँ। वो कहे कि आप रो क्यों रहे हो बेटा? मैंने कहा अंकल, बस मुझसे हो नहीं रहा था काम, मुझसे काम नहीं हो रहा था, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। अच्छा, अंकल ने भी बड़ी तसल्ली दी। व्यूअर्स, कभी कभी अल्लाह ताला लोगों को वसीले बना के भेजता है ज़िंदगी में। अंकल ने मुझे बड़ी तसल्ली दी। उन्होंने कहा बेटा, मैंने भी पहली दफ़ा जब गाड़ी चलाना सीखने की कोशिश की तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं भी बड़ा घबराया, बड़ा डरा, बल्कि पहली दफ़ा मैंने जब ड्राइविंग टेस्ट दिया तो मैं फ़ेल भी हो गया, और आज देखो कि मेरा मेन काम ही ड्राइविंग है। उनकी इस बात से मुझे ख्याल आया कि भाई, अगर एक बंदे को गाड़ी चलाते हुए डर लगता था, अब वो बेसिकली उनका काम ही गाड़ी ड्राइव करना है, तो मैं क्यों नहीं ऐसा काम कर सकती जो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर का है? वाई नॉट? देखिए, कंफर्ट जोन हम अपना खुद बनाते हैं, क्योंकि हम अपने जहन में और अपने दिल में ये बात बिठा लेते हैं कि जी मैं इतना ही जोगा हूँ या इतनी ही जोगी हूँ, इससे ज़्यादा मेरा कंफर्ट जोन भी नहीं है और मेरी सेफ स्पेस भी नहीं है, तो मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी।
और फिर हम इसी तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारते चले जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं, अब जैसे हमारी फैमिली में एक रिलेटिव हैं, बड़े ही स्वीट आदमी, मेरे से भी आई थिंक 5-10 साल बड़े हैं। अब उनकी एज ऑब्वियसली शादी वाली जो एज थी उससे काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। बार बार उनको फैमिली वाले जाके कहते हैं आपको बच्चे इतने पसंद है, आपका मिजाज इतना अच्छा है, आपके साथ जिस लड़की की शादी होगी वो शहजादियों की तरह रहेगी, आप शादी क्यों नहीं करते? उनका एक ही जवाब होता है कि भाई मेरा एक कंफर्ट जोन है, मेरा एक उठने बैठने का तरीका है, मैं अपनी मर्ज़ी से उठता हूँ, अपने टाइम से सोता हूँ, मेरी 100,000 और एक्टिविटीज़ होती हैं, तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं अब शादी करूँ और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँ। तो व्यूअर्स, बड़ी दफ़ा लोग अपने कंफर्ट, और बाय द वे मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ व्यूअर्स कि वो भाई इतने अच्छे हैं और उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि लिटरली, और हमारे बच्चे भी जब कभी उन लोगों के घर जाते हैं और वो बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं तो इंसान यही सोचता है कि इनके अपने बच्चे होंगे तो ये कितना लाड करेंगे, कितना प्यार करेंगे। बट वही वाली बात है, एक खौफ दिल और दिमाग में बैठ गया कि भाई मेरा कंफर्ट जोन तो इतना ही है, मैंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना या मैंने इससे ज़्यादा किसी कमिटमेंट की तरफ नहीं जाना। सो व्यूअर्स, ज़िंदगी में कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अपने आप को पॉजिटिव अंदाज में आगे लेके चलना और इस चीज़ के अंदर कॉन्फिडेंस होना कि भाई कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा व्यूअर्स, नई चीज़ अच्छी लगेगी, नहीं वर्कआउट करेगी, स्पेशली काम की कैपेसिटी में, पढ़ाई की कैपेसिटी में। अब इसी तरह मेरी एक बड़ी ही प्यारी दोस्त है जो डॉक्टर है, लेकिन इनिशियली जब वो पढ़ रही थी तो जब वो मतलब उसके स्कूल में साइंस के सब्जेक्ट्स थे, उसके बाद फिर जब वो एफए में गई तो वहाँ पे आर्ट्स के उसने सब्जेक्ट्स ले लिए, क्योंकि वो बार बार कहती थी कि यार मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। कुछ महीने उसने एफए के सब्जेक्ट्स किए, फिर उसने वापस एफएससी की तरफ शिफ्ट किया, और जब वो उसने एफएससी किया और अपने आप को पुश किया तो आज माशाल्लाह वो एक बहुत ही कामयाब स्किन की डॉक्टर है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, और उसके इतने ज़्यादा क्लाइंट्स और पेशेंट्स हैं और इतने वो पैसे कमाती है माशाल्लाह से। बट वही वाली चीज़ ना, अपने कंफर्ट जोन से उसने अपने आप को निकाला। वो बड़ी कंफर्टेबली उसने अपने आप को एफए और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में शिफ्ट कर दिया था कि यार मैट्रिक में साइंस सब्जेक्ट्स वैसे ही इतने मुश्किल थे, अब एफएससी में मुश्किल हो जाएगा, मैं एफए ही कर लेती हूँ। दाखिला भी हो गया, एफए भी करना शुरू कर दिया। फिर छोड़ के उसने लिटरली अपना 1 साल एक तरह से वेस्ट किया और फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उसने फिर एफएससी की तरफ अपना रुझान किया, एंड वो बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है अब सेट उसकी ज़िंदगी चल रही है। सो व्यूअर्स, आज तक जिस इंसान ने अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से निकाला, बिल गेट्स हो गया, स्टीव जॉब्स हो गए, अपना स्टीफन हॉकिन हो गया। अब देखें, एक बंदा व्हीलचेयर में है, वो बोल तक नहीं सकता, उसने अपने आप को कितना कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। आपने, वो एक व्हीलचेयर पे था ना, उसने अपने आप को इस तरीके से ऐसी डिवाइसेस अपने बॉडी के साथ अटैच की जिससे उसने बोलना शुरू कर दिया। व्हील चेयर ऐसी ली जिससे वो अपने आप को खुद मोबाइल रखता था, और फिर उसने लेक्चर्स भी दिए, उसने डिफरेंट फोरम्स पे रिप्रेजेंट भी किया अपने आप को भी, और एक उम्मीद की किरण बना वो बड़े लोगों के लिए। मुनीबा मज़ारी को देख लें इन पाकिस्तान, व्हाट अ ब्रिलियंट वुमन। न तो मेरी छोटी बहनों की तरह है, और मुनीबा की मैं जब कहानी जब भी सुनती हूँ और जब भी उसकी बैक स्टोरी के बारे में सोचती हूँ तो उस लड़की ने अपने आप को कितने कंफर्ट जोन से निकाला। एक्सीडेंट हुआ, व्हीलचेयर में आ गई। एक लड़की जो बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी थी, एक कंफर्टेबल मैरिड लाइफ गुजार रही थी, एक्सीडेंट हुआ और उसकी पूरी ज़िंदगी की बदल गई। और अब कंफर्टेबल तो यही था ना कि चुप करके एक व्हीलचेयर में पड़ी रहती हर वक्त, लेकिन एज एन आर्टिस्ट, एज अ पेंटर उसने अपनी जगह बनाई, एज अ होस्ट उसने अपनी जगह बनाई। आई रिमेंबर जब पहली दफ़ा मुनीबा रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए आई थी तो पीटीवी की ट्रांसमिशन में मैं भी उनके साथ एज एंकर थी, और आई रिमेंबर कि वो बहुत घबरा रही थी और बार बार कहती थी पता नहीं इफ़ आई कैन डू दिस और नॉट, मैंने कभी इस तरह से किया नहीं, आई डोंट नो इफ़ आई बी एबल टू मैनेज। आज उसी मुनीबा को जब मैं देखती हूँ तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, डिफरेंटली एबल्ड लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक उम्मीद की किरण बनी। सो व्यूअर्स, जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, अपने उस सेफ स्पेस से निकलते हैं, वो ही तो आगे निकलते हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार होता है और इंसान कामयाबी की तरफ गामजन हो जाता है। देखें, इस चीज़ को अपने जहन से निकालना है कि मैं कल करूँगी या कल देखी जाएगी। आपने कल को आज में तब्दील करना है। आज का किया हुआ काम वैल्यू रखता है, आने वाला कल आए ना आए क्या गारंटी है। एंड एक और बहुत ही बाहिम्मत और ब्रिलियंट यंग लेडी हमारे साथ हैं जिन्होंने इवन दो शी इज़ अ न्यू मदर अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से भी निकाला, और सिर्फ न्यू मदर नहीं बल्कि ट्विंस की मदर।
अब 2 ट्विन बेटे आपके पैदा हों और आप शेफ़ हों, सारा टाइम आपका किचन में गुजरना है, कैसे मैनेज करेंगे? लेकिन शेफ़ हिबा एहसन ने भी अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से निकाला। अस्सलाम वालेकुम हिबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आज हम बात करें कंफर्ट जोन की। तो देखो, एक कंफर्ट जोन आपका भी होगा जी बिल्कुल। जिसमें आप थी, यंगर ईयर्स में थी भी, तो अपनी कोई ऐसी सिचुएशन शेयर करो कि हमारे साथ। जी बिल्कुल। जब मैंने अपना ओ लेवल्स कंप्लीट कर लिया था और ए लेवल्स मैंने स्टार्ट करना था, तो तब मैं यही सोच रही थी कि क्या पढूँ, कौन से सब्जेक्ट्स लेनी चाहिए। तो तब मेरी डैड की ये ड्रीम थी कि मैं एरोनॉटिकल फील्ड में जाऊँ, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करूँ। तो उसके लिए मुझे था कि मुझे फ़िज़िक्स, मैथ और केमिस्ट्री लेनी पड़ेगी, और वो मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो आई वाज़ वे आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन। खैर मैंने ले तो ली, और फर्स्ट ईयर में मैंने किया भी, फ़िज़िक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ भी। बट अगेन, जब आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं होते तो आप वो चीज़ दिल से नहीं कर पाते, बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल। फिर मेरे मामू ने एक दिन मुझसे पूछा कि आफ्टर लाइक 5 इयर्स तुम अपने आप को कहाँ ज़्यादा खुश और ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रही हो, किसी ऑफिस जॉब में या किसी मतलब इंजीनियरिंग की फील्ड में, कि बीइंग शेफ़ बनना मैंने कभी सोचा नहीं था। दैट वाज द मोमेंट जब उन्होंने मुझसे पूछा, या तुम कुकिंग में ज़्यादा तुम्हें कंफर्ट मिलता है। एंड आई वाज लाइक, मामू टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे किचन में ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। जब आपसे पूछा कि नॉट कंफर्टेबल किस में हो, हाँ। कौन सी चीज़ आपको खुशी खुशी देती है। क्योंकि कंफर्टेबल तो आप अपनी पढ़ाई में थे। अब शेफ़ की फील्ड ऐसे है जो ज़्यादातर मेल डोमिनेंट है, तो इसमें किचन में वर्क करना, एक्चुअली जब आप एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो अक्सर लड़कियों के लिए वो एक कंफर्ट जोन नहीं होती। बट जब आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं और आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर आप उसको बेयर करते हैं, जो भी आपको सुनने को मिलता है आप करते हैं, और फिर आप मतलब अपना प्रूव करते हैं कि व्हाट यू कैन डू। ये हो गई चीज़। अब सेकंड आपकी लाइफ में, व्हेन यू हैड योर चिल्ड्रन, यस, देखो यू वर एक्सपेक्टिंग, यू थॉट चलो एक बेबी होगा, मैं मैनेज हाँ, कर लूंगी, बिल्कुल, काम पे ले जाऊंगी। बिल्कुल। अब जब जुड़वा बच्चे हों यस, और आइडेंटिकल ट्विन्स हो तो Double एक the बिल्कुल pressure। मुख्तलिफ कहानी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आई वॉज वे आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, बट ऑब्वियसली वो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, है। बच्चे आपने पैदा जी। किए, कंफर्ट जोन से तब निकली ना, हाँ। जब घर की स्पेस से बाहर निकली बिल्कुल, कि मैंने जब- जॉब जब- पे भी जैसे जाना मैं है। जॉब पे आती हूँ और मुझे पता है कि बच्चे घर पे हैं, ऑब्वियसली आई एम थिंकिंग अबाउट देम, बट मुझे काम पे भी फोकस रखना है। तो ये एक थोड़ा है कि कंफर्ट जोन से निकल के भी आपको कभी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं और करनी मैं एक चाहिए। सिंगल मदर थी, मुझे याद है हमजा 2 महीने का था, मैं लाहौर आई। मुझे सुल्ताना आपा, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा, आपा का फ़ोन आया कि भाई एक प्ले है मनो सलवा, मैं चाहती हूँ कि उसमें तुम एक्टिंग करो। मैंने कहा आपा मेरा बच्चा 2 महीने का है। तो कहती है तो, मैंने कहा मैं उसे फीड कराती हूँ। कहती है तो मैंने कहा आपा मैं कैसे करूँगी। उन्होंने भी मुझे यही कहा कि बेटा अपने आप को इस कंफर्ट जोन से निकालो, उठो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। इतनी अच्छी, मतलब उनको लगा कि एक अच्छी एक्ट्रेस हो, अपने आप को वेस्ट क्यों कर रही हो, या तो तुमने अभी काम करना ही नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं मैंने करना है। तो कहती कब करोगी, यही तो वक्त है करने का। मैंने कहा लेकिन मेरा बच्चा है। इंडस्ट्री में तो कोई भी इंसान जिनके बच्चे हैं और जिनकी शादियाँ हुई हैं वो तो एज सच लड़कियाँ नहीं करती। उन्होंने कहा कौन नहीं करता, कहती सब ने किया है। वो और बात है कि लोगों ने बच्चे छुपाए है, वटेवर, वो तुम्हारी चॉइस है, तुमने मीडिया में बताना है तुम्हारा बच्चा है कि नहीं है। उठो अपना काम करो, हम तुम्हें सेट पे सारी कंफर्ट और आसाइशें इस तरह की प्रोवाइड कर देंगे कि तुम बच्चे को फीड करा लिया करो और तुम्हें कमरा शमरा दे देंगे, तुम नौकरी पे आओ। राइट। और वही हुआ है वाह कि मैंने हिम्मत की। एक दिन मैं अनकंफर्टेबल हुई, 2 दिन मुझे अजीब लगा कि यार एक तरफ बच्चा रो पड़ता है, दूसरी तरफ सीन होता है, फिर मुझे भागना पड़ता है। साथ में एक आया थी, उनको लेके गई, और अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्चे की किस्मत थी कि उसके इवज़ कहाँ से कहाँ मैं पहुँच गई। बिल्कुल ऐसा। सो बात यह कि कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो कुछ निकलना पता पड़ता चलेगा है, ना। बिल्कुल। वरना जैसे एक हैमस्टर होता है, आप उसको व्हील पे भगाते रहते वो वही घूमता रहेगा। जब तक उससे उतर के इधर उधर की दुनिया नहीं देखोगे तो क्या पता चलेगा ये तो है, कि क्या कर सकते हो और क्या बन सकते हो। जी। सो ये कंफर्ट जोन कोई अच्छी चीज़ नहीं है व्यूअर्स, ये हमें लेज़ी बना देती है, ये हमारी सोचने की सलाहियत को बहुत कम कर देती है, ये हमें स्लो कर देती है। सो हमने अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है और थोड़े से अनकंफर्टेबल होके कामयाबी की तरफ बढ़ना है, राइट? यस। किचन में आज क्या बन रहा है, सिर्फ ये बता दो कि मेन्यू क्या है। आज बन रहा है ड्रैगन चिकन विद एग फ्राइड राइस। ऑसम। अच्छा, ड्रैगन चिकन, ड्रैगन फिश और ड्रैगन प्रॉन्स आप अक्सर रेस्टोरेंट्स में खाते हैं और बहुत एक्सपेंसिव। बिल्कुल। अगर आप सिंगल सर्विंग भी ऑर्डर कर दें तो वो 1500 रुपये से 2500 रुपये कॉस्ट कर जाते हैं। लेकिन अगर आप इतने ही पैसे 2500 रुपये अगर आप घर पे खर्च कर लें
तो आप पूरी फैमिली के लिए डिश बना सकते हैं, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल ऐसा ही है, सर्व। बिल्कुल। तो आज हम आपको ब्रेक के बाद ड्रैगन चिकन बनाना सिखाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हिबा मैडम घुस गई वहाँ पे गरम करने के लिए तेल। पता नहीं वैसे मेरी क्यों एक ये जो सजा चल रही होती है ना साथ साथ फ्राइंग की सारे फ्राई करने की, और ये चीज़ें मेरे ज़िम्मे लगती हैं। अच्छा, ड्रैगन चिकन जी। चिकन कैशू या इनमें से किसी से डिफरेंट कैसे है? इसमें स्पाइस ज़्यादा होती है और इसमें हम चिली फ्लेक्स यूज़ करते हैं। तो जैसे हम चिकन कैशू में हम चिली गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर लेते हैं और मतलब सॉसेज डालते हैं। इसमें हम बेसिकली चिली पेस्ट और या हम क्रश चिली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा स्पाइसी फ्लेवर होता है। ठीक है। तो सबसे पहले चिकन मैरिनेट कर देते हैं जी। ताकि मैं उसकी डीप फ्राइंग की तरफ आ Yes. जाऊँ। चिकन आप किस तरह मैरिनेट करें? चिकन को हमने बस हल्का सा सॉल्ट लगाएंगे। ये बेसिकली हमने डीप फ्राई करना है तो उसकी क्रिस्पी कोटिंग हल्की सी जो हल्की होती सी, है हाँ। चाइनीज़ में वो करें। इसके साथ साथ हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। थोड़ा सा गार्लिक सॉल्ट भी डाल सकते हैं अगर Yes, डालना चाहें, गार्लिक बिल्कुल। पाउडर। ठीक ये है, गार्लिक पाउडर ऐड कर देंगे अच्छे फ्लेवर के लिए। और ये सिर्फ ड्रैगन चिकन के लिए नहीं, ये आप चिकन चिली ड्राई के लिए, कंग पाव के लिए, ये बेसिक चाइनीज़ मैरिनेशन है। तो आप ऐसे चिकन फ्राई कर लिया, आपने रख लिया, और आप इसके लिए बेसिकली सॉस से चिकन का नाम आता है। तो चिकन आपने ऐसे कर लिया, उसके बाद आप सॉसेस डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। चिकन चिली ड्राई बना लें, कंग पाव बना लें, चिकन कैश्यू नट बना लें, ऑयस्टर चिकन बना लें। ये आपकी एक बेस रेडी होगी और इसमें हम एक एग भी ऐड करेंगे। ठीक है। इसमें हम एक एग भी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हमने, क्योंकि इसको थोड़ा सा आगे पीछे घुमाया, तो इसमें थोड़ा सा मैं सॉल्ट और डाल दूंगी। होता ये है कि कभी कभी ना चिकन में नमक इतना कम होता है बिल्कुल, कि वो जो एक्चुअल चिकन स्ट्रिप्स होती हैं कि वो इतना फिर मज़े का नहीं लगता। फ्लेवरफुल तो नहीं थोड़ा रहता। सा और हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे, ये दैट्स इट। एंड मज़ीद और कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। अच्छा, अब आप अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाएं। ठीक है। ड्रैगन चिकन के लिए आपको चाहिए चिकन बोनलेस आधा किलो। उसके साथ साथ आपको चाहिए तिल का तेल 2 खाने के चम्मच। अगर आपके पास तेल नहीं है तो आप तिल यूज़ कर लें स्टार्टिंग में ऑयल के साथ। सुर्ख मिर्च साबुत या आप क्रश चिलीज़ ले लें 5 अदद। तिल 1 चाय का चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। सोया सॉस 4 से 5 खाने के चम्मच। ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चम्मच। हॉट सॉस आपको चाहिए 3.5 खाने का चम्मच। उसके साथ जो आपको चाहिए मिर्च की पेस्ट अगर मिल जाए तो आप ले लें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। चिली पेस्ट बेसिकली जिसे मैं कहते चिली हैं, पेस्ट अभी बनाना भी सिखाऊंगी, 1 पहले खाने आप का अपना चम्मच कर लें। हाँ। ठीक है। 1 खाने के चम्मच शहद 2 खाने के चम्मच। इसके साथ साथ हम जो वेजिटेबल यूज़ कर रहे हैं, गाजर 1 अदद, प्याज 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, और साथ साथ हम इसमें यूज़ करेंगे एंड पे जो हमने स्प्रिंग अनियन डालना है वो हस्बे ज़रूरत यूज़ करेंगे। और हम अब अच्छा, मैं चिली पेस्ट का तरीका बता दूं अपने रिव्यूअर्स को। yes, please. बेसिकली व्यूअर्स, चिली पेस्ट बनाना एक्चुअली इतना मुश्किल काम नहीं है। वो बेसिकली सिरका होता है, वाइट विनेगर जिसको हम कहते हैं, और उसके, और वैसे आप एप्पल साइडर विनेगर के साथ भी बना सकते हैं। और उसके अंदर मोटी लाल मिर्च डलती है या धड़ा मिर्च डलती है। आपने बेसिकली सिरका लेना है, उसको आपने हीट अप करना है, और उसके अंदर आपने, अच्छा 2 तरीके हैं इसको बनाने के। अगर विद ऑयल बनाना है तो आपने थोड़े से ऑयल में पहले जो लाल मिर्चें हैं उनको थोड़ा सा हल्का सा कुक कर लिया। राइट। उसके बाद आपने सिरका डाल दिया काफ़ी ज़्यादा और उसको कुक कर लिया। उसको आधा जब वो हो जाएगा सिरका उसके अंदर, तो आपने फिर उसको ग्राइंड कर लेना। बिल्कुल। और आपकी चिली पेस्ट तैयार हो जाएगी। अगर आपने उसके अंदर थोड़ा फ्लेवर डालना है तो आप थोड़ा सा सॉल्ट और चीनी दोनों डाल सकते हैं। अच्छा, इसकी मैरिनेशन ठीक हो गई है? या इसमें थोड़ा सा और डालूं मैं? थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और डाल सकते हैं। और मैं इसको एक दफ़ा ग्लव्स पहन के अच्छे से मिक्स करूँगी। फिर इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे और साथ साथ हम सॉस भी तैयार कर लेंगे। ठीक है। तो आप, बल्कि आप अगर मुझे ये दे देती हो ना तो मैं इसको मिक्स करके फिर इंडिविजुअली डालना शुरू कर देती हूँ। ठीक है। तो आप अपना शुरू कर देंगी और मैं अपना काम शुरू कर दूँगी। ठीक है। मैं साथ साथ सॉस रेडी करूँगी और इससे ये होगा कि आपका टाइम बहुत जल्दी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी कि एक साइड पे आपने चिकन फ्राई कर लिया, दूसरी साइड पे आप सॉस रेडी कर लें। एंड प्लीज़ गाइस, ग्लव्स अपने किचन में ज़रूर रखा करें। मतलब फ्रॉम अ सफाई सुथराई पॉइंट ऑफ व्यू एंड जनरली ऑल्सो, मतलब अब इतना ज़्यादा कोविड के दौरान और दूसरी स्टेजेस पे लाइफ में हमने ये देखा कि कितनी ज़्यादा बीमारियां और कितने ज़्यादा इश्यूज़ लोगों को ने फेस किए। तो अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को अगर स्ट्रॉन्ग रखना है तो, और अपने बच्चों की, तो देन यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल। अब ये इंडिविजुअल पीसेस हमने डालने हैं फ्राई होने के लिए, राइट? यस। तो आप सॉस का बताएं। जी, साथ साथ मैं एक कढ़ाई में
सबसे पहले तिल का तेल डाल रही हूँ। अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो आप फिर जो रेगुलर ऑयल होता है वो डाल दें और उसमें सेसमी सीड्स स्टार्ट में ही टोस्ट कर लें। तो उसका फ्लेवर जो है वो बड़ा अच्छा हो जी, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा उससे। ये थोड़ा सा बस गर्म हो जाए, फिर हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मैंने एकदम से गुलप्पा नहीं डाला उसके अंदर। Yes. लोग क्या करते हैं कि बना के इसको अंदर डाल देते हैं, कोई उसकी कोटिंग बन नहीं पाती बिकॉज हम ऐसे ही उसको है। इतना ज़्यादा वो कर देते हैं। और क्योंकि देखो ना, वो एक साथ चिपकी हुई चीज़ जो है उसका कहाँ पे कोई चीज़ की किसी की सही Exactly. मैरिनेशन होनी है। ये देखें ना, एक एक इंडिविजुअल पीस जो है वो प्रॉपर तरीके से Crispy फ्राई बनेगा। होगा। हाँ जी। और जितनी आप ज़्यादा चीज़ें कढ़ाई में या फ्रायर में डालेंगे उतना ही ऑयल का टेम्परेचर ड्रॉप होगा और उससे चीज़ें सॉगी बनती हैं। तो आपने ये नहीं है कि अगर आपने 1 किलो चिकन बनाना है तो उसको 1 किलो को एक साथ ही फ्राई करने के लिए डाल दें। आपने बैचेज़ में फ्राई करनी है, कोई भी चीज़ हो, अगर आपको है कि क्रिस्प रहे तो आपने उसको बैचेज़ में फ्राई करनी है ताकि ऑयल का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप ना हो। और अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि टिश्यू पेपर पे ड्राई करते हैं, विच इज़ ऑल्सो फाइन। कुछ चीज़ें आप जो पेपर टावल्स हैं उस पर ड्राई कर सकते हैं, बट इफ़ यू वांट, स्पेशली अगर आप बच्चों को दे रहे हैं और आप को है कि उनको ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना दें, तो आपने इसको किसी भी स्टील की छाननी में उसको पहले डालना है ताकि मज़ीद ऑयल ड्रेन हो जाए। और हमने कोई फिर उसको फैंसी dish out इम्पोर्टेड करना है। जी। छानी नहीं रखी, हमने जो नॉर्मल घर पे होती है। घरों में होती है वो यूज़ की है। एक और जो मिसकंसेप्शन है कि जी हमारे पास वो चीज़ें नहीं थी बनाने की। भाई क्या चीज़ें चाहिए आपको, कौन सी चीज़ें, अवन तक की ज़रूरत नहीं पड़ती बेटा जब फ्राइंग करनी होती है, बिल्कुल। आपको पता ही है। अवन तक में हमने कोई चीज़ बेक करनी हो तो आप आराम से देगची में कर सकते देगची में हैं, ही कर कुकर में सकते कर हैं। सकते हमने हैं। पिज़्ज़ा आपने एक दफ़ा बनाना हमें सिखाया था कुकर के Yes. अंदर ही। आपकी मदर इन लॉ भी जब आती हैं वो भी इतनी इंटरेस्टिंग जी। चीज़ें घर पे ही बनानी सिखाती हैं। तो बिल्कुल। बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास महंगी चीज़ें ही हों तो आप अपनी चीज़ों को रेडी कर सकते हैं। अब ऑलमोस्ट हाफ जो है चिकन मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिया है और मेरा नहीं ख्याल कि हमें इससे ज़्यादा अमाउंट डालना चाहिए। Yes. क्योंकि वही वाली बात जो आपने की ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें जब क्लम्प टुगेदर हो जाती हैं तो फिर उसका भी एक Soggy इशू हो आ जाता है जाता है, सॉगी हो जाता है। अच्छा, अब मैंने इसमें दरा मिर्च डाल दी है। अगर आपके पास होल रेड चिलीज़ है तो आप वो इस स्टेज पे डाल दें और चिली पेस्ट साथ साथ डाल दें इसमें। अब इसकी स्पाइस आप पे डिपेंड करती है क्योंकि कुछ लोग बहुत स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग इतना नहीं खाते, उनको माइल्ड फ्लेवर पसंद होता है। तो उस हिसाब से आप जो दरा मिर्च डालनी है आपने और जो हॉट सॉस आपने ऐड करनी है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं सीजनिंग अपने पसंद के मुताबिक। अभी ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया तो हम इसमें ऐड करेंगे हॉट सॉस। अब ये देखें हमारी चिकन भी प्रॉपर कोटिंग के साथ फ्राई हो रही है। वरना मैंने इतने लोगों को देखा है ऑनलाइन भी ना, अक्सर लोग आजकल रेसिपीज़ बनानी सिखाते हैं। मुझे हैरत होती है हिबा कि जिस बेहंगम अंदाज में चीज़ बन रही होती है बंदा कंफ्यूज ही हो जाता है कि ये आपने कैसे बना लिया। और सबसे सैड बात ये होती है कि जो व्यूअर्स देख के वो चीज़ें लेके आते हैं और वो रेसिपी फॉलो बनाते करते हैं और वो हैं रेसिपी भी ठीक नहीं और वो बनती। ख़राब हो जाती है। इसीलिए जो तो आप चीज़ें लाए हैं वो भी सब वेस्ट। इसीलिए तो मुझे हमेशा ये होता है कि हमारा पॉइंट ऑफ कंफर्ट जो है वो थोड़ा, अगेन यू सी, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीज़ें करें, आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यस। अब मैंने नेक्स्ट इसमें ऑयस्टर सॉस ऐड कर दिया है। अब छन्नी जैसा एक चम्मच भी होता है फ्राई करने वाला, Yes. व्यूअर्स आप अगर वो भी यूटिलाइज कर लें। ओ ये हो गया, हाँ ये हमारे पास आ गया। अब जैसे कि ये इस टाइप का अगर आप, बाय द वे ये बड़े और छोटे साइज़ में ले लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बिल्कुल। हम लोग भी इसको सबसे ज़्यादा जो है इसी को यूज़ करते हैं। अब इसको हमने बेसिकली ब्राउन करना है, राइट? यस। थोड़ा सा थोड़ा सा बस गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसको इसमें ड्रेन से कर लेंगे। अब मैंने इसमें सोया सॉस भी ऐड कर दी। जो भी मैं इसमें सॉस ऐड कर रही हूँ उसके साथ मैं इसको स्टिर कर रही हूँ ताकि वो अच्छी सी इनकॉर्पोरेट हो जाए। लास्ट हम इसमें ये हनी डालेंगे, इसको हम पूरा ही ऐड कर देंगे क्योंकि स्वीट एंड सावर सा सॉस होता है और इसमें अगर बैलेंस ना करें आप मीठे को और नमकीन को और चिली को, तो या तो बहुत स्पाइसी हो जाता है या बिल्कुल ही मीठा हो जाता है। यस। और कोई इस कुकिंग के अंदर ऑनेस्टली शहद इज़ अ बेटर ऑप्शन अगर पॉसिबल हो तो। अच्छा ये बताओ कि वो जो आपने नट्स रखे हैं जी। क्या ये भी फ्राई होंगे? यस, हमने फ्राइड कैशू नट्स यूज़ करने हैं इसमें। तो जब चिकन हो जाएगा, क्योंकि हमने कैशू नट्स बिल्कुल एंड पे डालें, तो चिकन के बाद हम कैशू नट्स फ्राई करेंगे और उसको एंड पे तीन चीज़ें बल्कि जो आपने बिल्कुल एंड में इसमें ऐड करनी है वो हैं शिमला मिर्च, हरी प्याज और कैशू नट्स।
शिमला मिर्च और हरी प्याज इसलिए एंड में ऐड करेंगे क्योंकि वो बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं और विल्ट हो जाती हैं, तो उसका जो सारा फ्लेवर है वो भी ख़राब हो जाता है और डिश की पूरी लुक भी ख़राब हो जाती है। कैरेट्स हम अभी डाल देंगे। कैरेट्स हम डाल देंगे और अनियन भी हम थोड़ा बाद में डालेंगे। सबसे पहले अब ये जैसे सॉस थिकन होने लग गई है, इसको हम थोड़े हल्के आंच पे करके इसमें कैरेट्स ऐड कर देंगे। क्योंकि कैरेट्स भी थोड़ी सी कुक हो जाएंगी और डोंट फॉरगेट कैरेट्स का अपना भी पानी निकलेगा अभी। यस, तो थोड़ी सी अगर बंदा कैरेट्स कुक कर ले ना, सोते कर ले तो बड़े अच्छा। अच्छा, अब एग फ्राइड राइस का भी आपने एग फ्राइड राइस बना रही हो कि एग गार्लिक फ्राइड राइस? राइस। अच्छा, वो भी एग बता फ्राइड दो। राइस के लिए आपको चाहिए बॉइल्ड राइस 2 कप, उसके साथ साथ वेजिटेबल्स आपकी अपनी चॉइस है जो आप यूज़ करना चाहते हैं, बट इसमें आज जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें आप नमक हस्बे जायका यूज़ कर लें, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, अंडा 1 अदद, गाजर हम यूज़ करेंगे चॉप्ड आधा कप, गोभी आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप और हरी प्याज आधा कप, और ये सब कुछ आपने फ़ाइन चॉप यूज़ करना है। इसका तरीका बहुत सिंपल है। आपने पहले सिंपली चावल बॉईल कर लिए, बॉईल करते वक्त आपने उसमें नमक भी ऐड करना है और सिरका ऐड करना है, उससे आपके चावल खिले खिले बनेंगे। उसको ड्रेन करके आपने सबसे पहले देगची में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, इसमें भी आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, या रेगुलर ऑयल ऐड कर लिया। उसके बाद आपने इसमें सबसे पहले गाजर ऐड कर ली, क्योंकि जैसे अभी हमने ऐड किया क्योंकि इसका कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है, बाकी से गाजर ऐड कर ली। उसके साथ हम नमक, काली मिर्च और सोया सॉस ऐड कर लेंगे। उसको थोड़ा पका के जब गाजर थोड़ी सी पक जाए, फिर हम उसमें गोभी और शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे, चावल ऐड कर लेंगे, और अंडा जो है वो आप डिफरेंट पैन में इसको ऑमलेट को जैसे स्क्रैम्बल्ड एग बनाते हैं या वो ऐड करके डाल सकते हैं, या बिल्कुल स्टार्ट में ऑयल जब हमने डाला था उसके बाद अंडा डाल के, तो आपने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड आपके एग फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अच्छा, आप चिकन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे गाइड करें। बस हल्का सा और फिर आप इसको ड्रेन आउट कर लेंगे और हल्का फिर सा और, जी ठीक है। फिर हम इसको ऐड कर लेंगे इसमें। एंड लिटरली व्यूअर्स, वो उधर से निकलता है, आप उसको टॉस करें और फिर इमीडिएटली सर्व कर दें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये होता है कि खाना बना के हम रख लेते हैं। जी, चाइनीज़ कुजीन, पैन एशियन कुजीन में यू हैव टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, कि मतलब आपने इस चीज़ का टाइम अपने लिटिल बिट ऑफ टाइम को अपने टाइम को आपने प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। क्या करते हैं, सारा कुछ तैयार कर लेते हैं, फिर बाद में इंसान रिग्रेट करता है कि यार आए हाय सर्व करने से पहले कर लेते हैं। तो मुझे बताओ कितनी को प्रेपिंग पहले हो सकती है हेबा? आप जो ये है आपके एरिया रेडी है? जी रेडी है, ये आप प्रिंट आउट कर लें। जो वेजिटेबल्स हैं आप वो कट करके रख सकते हैं, चावल बॉईल करके रख सकते हैं, चिकन आप फ्राई करके भी रख सकते हैं, बट ये आई वुड सजेस्ट कि आप टाइम पे करें ताकि क्रिस्पी रहे। मैरिनेट करके रख लें आप चिकन, और मौके पे आपने वो करें। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी टिप है इसमें कि जो सॉस है, सॉस के जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे आप एक बोल में डाल के उसको मिक्स करके रख दें। तो जब आपने फिर सर्व करना होगा, आपने सिर्फ क्या करना है, लिटरली सिर्फ सारी चीज़ें टॉस इन करनी है। आपको ना सॉस मेजर करने की ज़रूरत है, ना उसको एक एक करके चीज़ें डालने की। सब कुछ रेडी होगा, आपने सबसे पहले सॉस डाल दी, फिर अपनी कट हुई वेजिटेबल्स डाल दी, चिकन एक साइड पे फ्राई किया और वो ऐड कर दिया, तो ऐसे आपका बहुत जल्दी बन जाएगा। टाइम मैनेजमेंट की बात होती है और वही वाली चीज़ होती है कि पैन एशियन डिशेस अगर आप बना ही रहे हैं और अब क्विक रेसिपी की तरफ जा ही रहे हैं, Yes. तो देन एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू नो देन यू सर्व इट राइट। और पैन एशियन कुकिंग का ये होता है कि भाई एग फ्राइड राइस बच्चे एज इट इन इट सेल्फ बड़ा इन्जॉय करते हैं, अकेले खाना भी। मुझे ये बताओ कि अपने बच्चों को अपने खाने चखाने शुरू किए हैं आपने? जी थोड़े बहुत चखाने शुरू किए हैं भी, क्योंकि अभी उनकी ऑलमोस्ट 1.5 साल एज है, तो 2 साल के बच्चे तक आपको उनको नमक और चीनी नहीं देनी चाहिए। अच्छा, अब बिल्कुल कम से कम, चीनी तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, वैसे तो नमक भी बिल्कुल नहीं अगर देना वो माँ चाहिए। का दूध पी रहे हैं तब? जी, क्योंकि अगर हाँ वो दूसरा दूध पी रहे हैं उसमें शुगर एडेड होती है। हाँ। तो फिर भी आप कोशिश करें कि आप खुद मज़ीद शुगरी आइटम्स या ये चीज़ें ना दें। अक्सर मैंने देखा है कि लोग छोटे बच्चों को भी चॉकलेटें खिला रहे होते हैं, चॉकलेट खिला देते हैं, या जो खा रहे होते हैं वो खुद खिला देते हैं, और ये सिर्फ मदर्स अक्सर नहीं करती, बट बाकी जो लोग होते हैं वो करते हैं, और एंड पे रात को जब बच्चे के पेट में दर्द होती है ना, वो माँ ने संभालना होता है। तो प्लीज़ अगर माँ आपको किसी चीज़ से मना करे, वो इसलिए है क्योंकि उसने रिसर्च करके स्टडी करके देखा है कि बच्चे को इस टाइम पे अलावा देखें हर बंदे की अपनी डिसीजन होती है। Yes. कुछ लोग होते हैं जो अपने बच्चों को 4 माह पे ही ठोस ग़िज़ा पे ले आते हैं, कुछ 6 महीने पे लाते हैं, और पूरी दुनिया में अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ लोग चल रहे हैं कि भाई
मदर नोज बेस्ट। यस, माँ ने अपने हिसाब से बच्चे को लेके चलना है। ये नहीं है कि अब आप देखें, या तो कुछ माँ कोई ज़हनी पेशेंट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आपको उसको उनको गाइड करना पड़ रहा है। बिल्कुल। बट ज्यादती है जब हम मतलब बच्चों को, किसी के बच्चों को, मेरे साथ ये बड़ी दफ़ा हुआ है, Right. सॉफ्ट ड्रिंक्स मेरे बच्चों ने टेस्ट नहीं की, हाँ, रिलेटिव्स ने खिलाई हैं। रिलेटिव ने करा दी। रिलेटिव्स ने खिलाई और मुझे इतना बट चढ़ता है जब मेरा बेटा जो है वो ऑरेंज वाली ड्रिंक बार बार मांगता है, हाँ, हसन। yes. बिकॉज बात ये है कि देखो मेरा बच्चा है, मुझे पता है मैंने उसको कैसे लेके बिल्कुल। चलना है। आप जब अच्छा बाय द वे ये चिकन तैयार हो गया और Yes. ऑलमोस्ट टेम्पूरा स्टाइल तैयार हो गया है, तो ये इन इटसेल्फ एज फ्राइड चिकन भी Yes. आप सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल। देखें ना, अब ये क्रिस्पी सी है, बड़े मज़े की है। ये आपने सर्व कर दी फ्राइज के साथ, या आपने Yes. ये सर्व कर दी टेम्पूरा के साथ, आपने Dip स्वीट बना एंड सावर दी। सॉस बना हाँ दिया, जी। साथ में आपने इसी चिकन को ये बना दिया, Yes. आपका एपेटाइजर भी दो हो गया और दो आपके चीज़ें हाँ हो गई दो आपकी। चीज़ें हो गई। यस, बिकॉज अगर आप अच्छे से इसको फ्राई करेंगे तो ये देखिए इट्स क्रिस्पी एंड इट्स वेरी नाइस, और इसके अंदर से ऑयल भी हमने सारा out तरीके कर से दिया। ड्रेन आउट कर लिया। इट्स अ वेरी नाइस क्रिस्पी, में ये देखिए वेरी नाइस। इन इटसेल्फ। एंड देन क्योंकि इसकी मैरिनेशन सही की है ना, यस, बिल्कुल। अगर हमने आपने इसको सॉल्ट सही लगाना है, पेपर, ताकि चिकन भी फ्लेवरफुल हो। ये नहीं कि सिर्फ सॉस में फ्लेवर हो, चिकन इन इटसेल्फ भी उसका अच्छा फ्लेवर आए। बिल्कुल सही। और ये देखिए अब ये नेक्स्ट पीसेस चिकन के फ्राई हो रहे हैं, जैसे कि हिबा ने कहा कि भाई आपने ये सारी चीज़ें, और बाय द वे व्यूअर्स जैसे ही रेडी होगा हम ये आपको ऑन एयर दिखा देंगे, हम इस चीज़ का वेट नहीं करेंगे कि शो का एंड हो वटेवर। तो हिबा आप अपने हिसाब से चीज़ों को रेडी करें ताकि हम लोग व्यूअर्स को दिखा सके कि हाउ क्विकली थिंग्स कैन गेट डन। Alright. यहाँ पे ऐसा करते हैं कि अब हमने इसके अंदर ये जैसे ही डन होगा वो हम चिकन ऐड कर देंगे, हाँ। साथ में जो मैंने कट की हुई कैप्सिकम रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे, और अनियन हमने ऐड कर दिया। कुछ मैंने अनियन एंड के लिए रखा है क्योंकि क्रंची अनियन भी अच्छा लगता है। तो ये जब मैं चिकन ऐड करूँगी, हाफ मैंने तब ऐड करूँगी, कैप्सिकम और कैश्यू नट्स मैं फिर एंड पे ऐड करूँगी जब चिकन हो जाएगा। बिल्कुल और सही। फिर हमारा ये ड्रैगन चिकन बिल्कुल तैयार है। ऑसम। तो अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दांतों की, डेंटल हाइजीन की। और बाय द वे आपने भी गौर से सुनना है, जैसे कि आपने कहा कि आपके बच्चे 1.5 साल के हैं, बिल्कुल। लोग ये प्रिज्यूम करते हैं कि 1.5 साल का बच्चा डेंटल हाइजीन क्या, बट एक्चुअली जब बच्चे का पहला दांत आता है, बल्कि उससे पहले ही उसकी डेंटल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। पहले ज़माने में आपको याद होगा कि माँ बाप मलमल का कपड़ा लेके दांतों अंदर गम्स को साफ करते थे। फिर जैसे हम बड़े हुए तो हमने सोचा कि ये बड़ी पुरानी दकियानुसी चीज़ें हैं। अब उसी के एवज सिलिकॉन जैसे वो आ गए हैं, बिल्कुल, छोटे से टूथब्रश आ गया ब्रश है, के उंगली पे जिस लगा के, फिंगर ताकि पे लगा बच्चों को लिया। आदत पड़े और दांतों की ग्रोथ स्टिम्युलेट भी हो। सो डेंटल हाइजीन क्या है और उसको कैसे मेंटेन किया जाए, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है आपके, मेरे, हम सब के फेवरेट, अब तो लगता है कि ही इज़ मोर ऑफ अ सेलिब्रिटी डेंटल सर्जन देन ही इज़ एन एक्चुअल डेंटल सर्जन एंड स्पेशलिस्ट इन डेंटल इम्प्लांट्स, डॉक्टर इमरान ज़िया। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज मैंने आपसे कुछ बेसिक सवाल करने हैं जिनको नहीं कवर किया जाता। हर बार हम दांत ब्रश करने की बात करके बात ख़त्म कर देते हैं। जिंजिवाइटिस पे भी बात कर चुके हैं, गम डिजीज़ पे भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि हिबा के बच्चे 1.5 साल के हैं, बेटे दोनों माशाल्लाह, शी हैज़ ट्विंस। अब क्या 1.5 साल के बच्चे को डेंटिस्ट की ज़रूरत है? बात मैं यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ। बिल्कुल है। दांत 6 माह की उम्र में आना शुरू हो जाते हैं, और हम जो ये बॉटल फीडिंग करते हैं ना, उसके साथ ज़रूरी है कि हर साल बाद बच्चों का दूध के दांतों के साथ भी मुआयना करवाया जाए, क्योंकि जो फीडर में मौजूद दूध और उसमें मीठा है वो दूध के दांतों को बड़ी तेज़ी से ख़राब करता है, क्योंकि दूध के दांतों की जो कॉम्पोजिशन है, जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो परमानेंट दांतों की निस्बत कमज़ोर होते हैं और वो जल्दी ख़राब होते हैं। तो 1.5 साल के बच्चे को भी आप देखें तो मुंह में ब्लैक स्पॉट नज़र आते हैं, जो कि कीड़ा लगने का आगाज़ होता है। तो 1.5 साल के बच्चे को भी डेंटिस्ट को प्रिवेंटिवली दिखाना चाहिए। बाज़ का ट्रीटमेंट के लिए भी आना पड़ता है, क्योंकि उसको उस दांतों में दर्द हो रही होती है, वो खा पी नहीं सकता। ओके, अब बढ़ते हैं अगली चीज़ की तरफ। क्या टूथपेस्ट ज़रूरी है? बहुत से माँ बाप टूथपेस्ट के इस्तेमाल, क्योंकि टूथपेस्ट जो होती है वो एडल्ट्स के लिए आती है, बाहर के ममालिक में तो न्यूबॉर्न बच्चे की भी टूथपेस्ट आती है, पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल ये चीज़ें मिलती हैं और इम्पोर्टेड कैटेगरी में मिलती है। तो क्या टूथपेस्ट ज़रूरी है, चाहे छोटे बेबीज़ की बात करें या बड़ों की?
बहुत से एडल्ट्स हैं वो कहते हैं मैं टूथपेस्ट का टेस्ट नहीं पसंद। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कंट्रोवर्शियल सी बात हो जाती है जब हम अपने से पहली जनरेशन से मिलते हैं और अब के देखते हैं तो टूथपेस्ट कभी कभी एक मुतनाज़ चीज़ बन जाती है। लाइक आप देखें कि मिसवाक जब करते थे तो मिसवाक के ऊपर पेस्ट नहीं लगाई जाती थी। वो लोग लॉजिक देते हैं कि जो मिसवाक के रेशे हैं यही बड़ा दांत को साफ़ करते हैं। हम टूथपेस्ट के हक़ में भी हैं और कुछ जगहों पे हम उसके हक़ में नहीं हैं। हम इसको 3 कैटेगरीज कर लेते हैं, गुड कि टूथपेस्ट अच्छी है, बैड अच्छी नहीं है, और मे बी शायद अच्छी हो शायद अच्छी ना हो। मैं थोड़ा सा एलिबरेट कर दूं कि टूथपेस्ट अच्छी इसलिए है कि इसमें एक फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड दांतों के लिए ज़रूरी है। जब दांत घिसना शुरू हो जाते हैं या दांतों में क्रैक आता है तो टूथपेस्ट में मौजूद फ्लोराइड उसको रिपेयर कर देता है। इस लिहाज से टूथपेस्ट हमारे लिए अच्छी हुई। दूसरा, फ्रेश ब्रेथ के लिए बाज़ खुराक ऐसी हैं कि उनको जब खाते हैं तो खाने के थोड़ी देर बाद मुंह से एक ऑडर या एक स्मेल आनी शुरू होती है। उसको ख़त्म करने के लिए जो टूथपेस्ट का जो फ्रेशमेंट है या जो भी इसका फ्लेवर है या उसका जायका है वो होना ज़रूरी है। ये तो आ गया गुड में। अब टूथपेस्ट बुरी कब होती है, गलत कब होती है? आपको हैरानी हो रही होगी कि मैं टूथपेस्ट गलत कह रहा हूँ। कुछ जो हमें ओवर द काउंटर टूथपेस्ट मिलती हैं, इनके फार्मेसी की बजाय आप जनरल स्टोर से ले लेते हैं डॉक्टर से पूछे बगैर। ख़ास तौर पे जो स्मोकर हज़रात हैं, वो निकोटीन उनके दांतों पे जमी होती है, उसको वो साफ़ करने के लिए रगड़ते हैं, ऊपर नीचे के बजाय दाएं बाएं करते हैं, स्मोकर टूथपेस्ट लेते हैं। स्मोकर टूथपेस्ट में होते हैं कुछ एब्रेसिव मटेरियल्स, रगड़ वाले मादे, जिसको हम हाइड्रेटेड सिलिका कहते हैं। वो दांतों को रगड़ता है और उस टूथपेस्ट के रगड़े जाने वाले एलिमेंट्स की वजह से वो टूथपेस्ट बजाय फ़ायदे के नुकसान देती है। अच्छा, दांतों को घिसा देती है वो। बट भैया एक पाउडर भी तो होता है दांतों का, एक टूथ पाउडर भी होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ मिसवाक मंजन जिसको कहते हैं। जी जी बिल्कुल। फिर मिसवाक भी होती है। अच्छा, उसके साथ साथ जो एक और चीज़ मुझे कंसर्न करती है वो है माउथ वॉश। मुझे याद है एक ज़माने में मैं एक माउथ वॉश बड़ा यूज़ करती थी। मेरे दांतों का रंग बार बार अजीब हो जाता था। मैं डॉक्टर पे जाऊँ, मैंने कहा ये अजीब नीले से क्यों हो रहे मेरे दांत? आपने ही बताया था कि तुम्हारे दांत पोरस है, तुम नीले कलर की जब माउथ वॉश यूज़ करोगी तो वो नीली सी ग्लिंट आएगी दांतों के अंदर। तो अजीब है, येलो से दांत लगने शुरू, ग्रीन से दांत लगने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को भी क्लियर कर दे, क्योंकि देखिए मुंह में फिर डेंटल फ्लॉस भी होता है और वो टूथपिक्स भी होते हैं लकड़ी वाले, और फिर वो एक डेंटल फ्लॉस वाले टूथपिक्स भी आते हैं। ये सारी चीज़ें जो मुंह में डाली जाती हैं, डेंटल चीज़ें, इस पर मुझे क्लैरिटी दें पहले। मिसवाक बेहतरीन है क्योंकि उसके जो फाइबर्स हैं वो आपके दांतों के बीच में फंसी खुराक को साफ़ कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने मंजन की बात की है, मंजन या जो टूथ पाउडर्स होते हैं आप उसको कभी ब्रश पे नहीं करते, आप उसको उंगली से अप्लाई करते हैं। आई नो, बट भैया एक चारकोल मंजन भी आना शुरू हो गया। बिल्कुल, पहले तो बिल्कुल। नॉर्मल मंजन होता था, अब चारकोल वाला मंजन भी आ गया बिल्कुल। जिसके अंदर पता नहीं कोयला पिसा हुआ होता है but क्या है? कोयला मुंह के अंदर। मैं बताता हूँ। अगर आप सिर्फ उंगली को किसी चीज़ के बगैर भी अपनी हथेली पे रगड़ें तो एक आपको फ्रिक्शन फील होगी, गर्मी फील होगी। अब वही फ्रिक्शन अगर आप एक रगड़ने वाले मंजन या टूथ पाउडर के साथ दांत पे रगड़ेंगे तो दांत की जो एनामल है उसका जो पहली हिफाजती वो आपकी ख़त्म, ठंडा गर्म लगना शुरू हो गया। तो हम मिसवाक के फेवर में हैं, हम टूथ पाउडर या मंजन के फेवर में नहीं हैं। बाकी रहेगी आपने किया जो फ्लॉस की बात की, माउथ वॉश हमेशा वो लें जो कि अल्कोहल फ्री हो और वो डॉक्टर के मशवरे से लिए जाएं। ओवर द काउंटर जो मिलते हैं, मैं बार बार कहूँगा कि मशवरे के बगैर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके मुंह के लिए नुकसानदेह है वो डॉक्टर या डेंटिस्ट के मशवरे के बगैर ना लें। अल्कोहल उसमें हो सकता है, कुछ और एलिमेंट्स, चेनिक एलिमेंट्स हैं, वो हो सकते हैं, उनका मुस्तकिल इस्तेमाल करेंगे तो दांत बजाय साफ़ होने के मज़ीद उन पर स्टेन्स आने शुरू हो जाएंगे जो कि सही होते भी नहीं जब तक उनको वेनियर या क्राउन ना किया जाए, उनको ब्लीच ना किया जाए। अगली बात आ गई आपने वो जो कहा है टूथपिक जो होते हैं। अच्छा, टूथपिक भी बहुत से किस्म के, एक तो है डेंटल फ्लॉस, वो जो एक तार जैसी आती है, राउंड सी डिब्बी होती है या स्क्वायर डिब्बी होती है, उसमें डेंटल फ्लॉस होता है। उसी के अब टूथपिक आ गए हैं प्लास्टिक के, वो इस तरह करके बने होते हैं, उसके सामने डेंटल फ्लॉस लगी होती है और पीछे ऐसे सोटी बनी होती है। तीसरा उसका ऑप्शन आ जाता है लकड़ी, तो जो लकड़ी के टूथपिक आपको रेस्टोरेंट्स में भी मिलते हैं। तौबा इस्तग़फ़ार, लोग चोरी भी कर लेते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाते हैं तो साथ में 8-10 जो हैं जो सिंगल पैक हुए हुए होते हैं अपने बैगों में भी ख़वातीन को डालते हुए देखे, और सारा दिन मुंह में सोटी घूम रही होती है। हम डेंटिस्ट टूथपिक चाहे वो वुडन है चाहे वो प्लास्टिक है उसके हम फेवर में नहीं हैं। क्यों? कि आप जब टूथपिक से 2 दांतों के बीच में फंसी खुराक निकालते हैं तो खुराक को तो निकाल देता है, लेकिन हर 2 दांतों के बीच में जो हल्की सी बोन की एक लेयर है, इंटरडेंटल बोन, वो ख़त्म कर देता है। फिर खाना नेक्स्ट टाइम ज़्यादा फंसता है। साथ क्या होता है कि चाहे वो प्लास्टिक का या लकड़ी का टूथपिक है, वो आपके मसूड़े को भी ज़ख्मी करता है। तो अक्सर लोग खाना साफ़ करने के बाद ब्लीडिंग हो रही, कुल्ली कर रहे होते हैं। सो हम फ्लॉस के हक़ में हैं। वो जो आपने बताया कि उसके फ्लॉस लगा होता है, फ्लॉस वो ले लें या वैसे एक स्ट्रिंग फ्लॉस मिलता है वो कर लें। अब तो जिद्दत आ गई, अब तो वाटर फ्लॉस आ गया।
आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मिरर के सामने खड़े हों और वाटर फ्लॉस से दांतों को साफ़ करें। दांत भी साफ़, दांतों के बीच की हड्डी भी महफूज और आपके मसूड़े भी महफूज। तो फ्लॉसिंग टूथपिकिंग से कहीं बेहतर है। ओके, ये भी हो गया। जो लोग अपने दांतों के अंदर आले डालते हैं, पेन हो गया, पेन का ये करना, ऐसे करके दांतों के अंदर डालना, जो चीज़ मिल गई। मैं उस दिन किसी को देख रही थी, इस तरह करके उनके हाथ में कोई कार्ड था, जिस तरह वो बिजनेस कार्ड नहीं होता, ऐसे ऐसे करके गाड़ी के अंदर वो अपने दांत को साफ कर रहे थे। एक तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी कि भाई घर जाके ही कर लो, ताड़ी मेहरबानी, एन रोड के बीच में। लेकिन मैंने ये सोचा, मैंने कहा क्या कर रहे हैं, तो इसके नुकसानात भी बता दें या फ़वाइद बता दें। फ़ायदा तो मैं ढूंढूंगा अगर मिल गया, लेकिन नुकसान, पिन्ने, हाँ जी, पिक। देखें, दांत हमें अल्लाह ने खुराक चबाने के लिए दिए हैं। कार्ड या पेंसिल की निब या या जो कॉमन पेन है, इसके लिए नहीं। इससे क्या होता है कि दांतों के ऊपर वर्टिकल क्रैक्स बनना शुरू होते हैं, जो कि ऐसा ऐसा दांतों के टूटने का सबब बनते हैं। प्लस जो सबसे बड़ी बात, ये कंटेमिनेटेड होते हैं। कार्ड जेब से निकाला है, पेन कहाँ पड़ा हुआ है, पेन कहीं पड़ी है, उस पर जरासीम हो सकते हैं। मुँह एक ऐसा चैनल है जिसमें ज़रा सी इन्फेक्शन डबल अप होकर आपके अंदर जाती है। मुंह के बैक्टीरिया उस इन्फेक्शन को कैच करते हैं और डबल अप होकर अंदर जाती है, वो कहीं भी जा सकती है। तो ये टूथ पिकिंग, ये पेंसिल को चबाना, नेल बाइटिंग, कार्डों से फंसी खुराक निकालना, ये सारे एक गलत एक्शंस हैं ये। अच्छा, आज मैं आपसे एक अजीब सा सवाल पूछना चाहूँगी। कुछ साल पहले एक खातून मेरे पास जॉब करती थी। वो जब भी मुस्कुराती थी ना, अव्वल तो मुस्कुराती नहीं थी, और जब भी मुस्कुराती थी, हंसती थी, तो ऐसे मुंह पे हाथ रखती थी। एक दिन वो इसी तरह हंस रही थी, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अपना हाथ नीचे करें। तो कहते नहीं बाजी। मैंने कहा हाथ तो नीचे करें। उसने हाथ नीचे किए तो उसके पूरे दांत जो हैं जैसे खाए हुए नहीं होते, सिर्फ ब्राउन ब्राउन निशान थे। ठीक है, सिर्फ ब्राउन ब्राउन निशान थे, और लग रहा था जैसे किसी ने ऐसे करके दांत ही स्कूप कर दिया और अंदर से काला काला नज़र आ रहा था। मैंने कहा ये क्या हुआ है आपके दांतों को? कहती है आप ही, ये बचपन से मसला चल रहा था। तो मैंने कहा आप मुस्कुराते क्यों नहीं हो? कहते आप ही इसीलिए नहीं मुस्कुराती। आप सोचें कि एक खातून ने मुस्कुराना छोड़ दिया क्योंकि उसके दांत ख़राब थे। इससे मेरे जहन में एक सवाल उठा, और मैंने कहा कि किसी दिन मैं ये पूछूंगी ज़रूर किसी प्रोफेशनल से। तो डॉक्टर साहब, हु इज़ बेटर देन यू? डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या दांतों और मसूड़ों की सेहत हमारी जहनी सेहत पे भी असर डालती है? एक तो तकलीफ़ का एलिमेंट होता है और एक अपीयरेंस की भी तो बात होती है ना, कि दिखने में कैसे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को प्लीज़ आज कवर करें। एक्सीलेंट क्वेश्चन एंड बर्निंग टॉपिक। डेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का जो इंटरसेक्शन है, कि डेंटल हेल्थ किस तरह से दिमागी हेल्थ को मुतासर कर सकती है और दिमागी हेल्थ किस तरह डेंटल हेल्थ को मुतासर कर सकती है। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है, उसके मुंह से स्मेल आती है, उसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, दांत उसके पीले हैं, या जैसे आपने भी बताया कि फ्लोरेसिस कहते हैं, जो आपने केस बताया, ये फ्लोरेसिस का केस है कि नमकियात वाला पानी जब पीते हैं बचपन में तो उसमें फ्लोराइड ज़्यादा होता है, उसमें ऐसे दांत होते हैं जो आपने बताया। किसी पेशेंट के साथ ये मसला हो, किसी के दांत बहुत अगली हैं, किसी के दांत में कैविटी है, खाना खाते हैं खाना फंस जाता है। सो ऐसे लोग फिर सोशल गैदरिंग में जाने को अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं कि वो मैं हंसूंगा तो लोगों को बदबू आएगी। ये सोशल एंजाइटी को ट्रिगर कर सकता है, ये जो एलिमेंट है। यानी कि डेंटल हेल्थ अगर आपकी मेंटेन नहीं है तो आपकी सोशल लाइफ को वो अपसेट करेगा। बंदा आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को महदूद कर लेता है, फिर वो अकेले रहना पसंद करता है। OCD आ गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें को फिर वो बार बार अपने दांतों को वो साफ़ करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि एक तो डेंटल हेल्थ सही नहीं हुई तो वो बंदा डिप्रेशन और एंजाइटी में चला गया। अब अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो वो डेंटल साइड को कैसे इफ़ेक्ट करता है? लाइक बाइपोलर डिजीज़ है या ऑब्सेसिव OCD, मैंने आपको बताया। इसमें क्या होता है कि पेशेंट अस्तरारी तौर पर बार बार वही हरकत करता है जो उसके दिमाग में आ रही हैं। अब एक पेशेंट, उसको ये एहसास है कि मेरे दांत साफ़ नहीं है, वो बार बार जाएगा और वो रिपीटेडली एग्रेसिवली अपने दांतों को वो साफ़ करता है। इस तरह दांत मज़ीद ख़राब होते हैं। और अगर टूथपिक का उसको है कि मेरे दांतों में कुछ फंसा, वो बार बार टूथपिक से दांत साफ़ करेगा, उससे उसके दांतों की हड्डी ख़राब होगी। तो डेंटल हेल्थ से मेंटल डिसऑर्डर्स बन सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर से डेंटल हेल्थ आपकी इफेक्ट हो सकती है। और वही तो चीज़ है ना कि व्यूअर्स, हम एक और एलिमेंट है तकलीफ़ है। अगर आपको पेन है तो क्या वो पेन भी आपको, अब देखें, जिस इंसान के दांत में दर्द होती है उससे बात करने की कोशिश करो, वो आपका सिर ना फाड़ दे। बिल्कुल ऐसे ही। और दांत की तकलीफ़ भी व्यूअर्स कभी कभी ऐसी, मुझे याद है कि अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरे चारों दांत जो हैं, विजडम टीथ, जो ये पीछे वाले दांत होते हैं, अक्ल दाढ़ शायद मेरी थी ही मुतासिर, इसलिए मेरे हालात भी ऐसे हैं। खैर, चारों जो मेरी अक्ल दाढ़ थी
वो हॉरिजॉन्टल थी, वो ऐसे आने के बजाय वो इस तरह से थी, जिसकी वजह से मेरे यहाँ पे इतना प्रेशर पड़ता था कि मुझे महीने में एटलीस्ट 4 से 5 दफ़ा माइग्रेन होती थी, आधे सिर की दर्द, क्योंकि वो माइग्रेन को ट्रिगर करता था। डॉक्टर साहब, जब तक वो मेरे दांत निकाले नहीं गए मेरी रूह को सुकून नहीं आया। माइग्रेन अभी भी होती है, लेकिन महीने में 1 दफ़ा हो गई, 6 हफ्ते में 1 दफ़ा हो गई, वो तो हफ्ते में 1-1, 2-2 दफ़ा मुझे माइग्रेन हुई। यही मैं बात बता रहा हूँ कि अगर आप दांतों को इग्नोर करेंगे और वक्त पर उनका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, आप ये देखें अकल दाढ़ है, ये हमेशा जाके ट्राइजेमिनल नर्व को डिस्टर्ब करती है, जिससे मिग्रेन में भी आपकी मिग्रेन की एक बड़ी वजह आपके दांतों का सही तौर पे वक्त पे इलाज ना होना है। अकल दाढ़ टेढ़ी होती है, उसको साफ़ करना भी मुश्किल होता है, वहाँ तक सफाई होती नहीं है, वहाँ पे जो जितना भी बैक्टीरियल कॉलोनीज़ बनेगी वो आपकी नर्व को डैमेज कर सकती हैं। नर्व को डैमेज करने के सर तक दर्द जाएगा। अभी मुझे भाई भी कोई बात कर रहे थे कि कनपट्टी में कोई दर्द क्यों होता है जब दांत में दर्द होता है, वो इसलिए कि नर्व स्टिमुलेशन हो रही होती है, नर्व डिस्टर्ब होती है। तो जो विजडम टूथ की पेन है वो मिग्रेन में जा सकने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर न्यूरोलॉजिस्ट को हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है, या बाकी जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें हमें साइकोलॉजिस्ट की भी मदद लेना पड़ती है डेंटिस्ट को, उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, कभी कभी हमारे दांतों की जो शक्ल होती है या जो लुक होती है वो भी तो डिप्रेशन का या एंजाइटी का बायस बन सकती है। अब जैसे कि अगर किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन एक चीज़ जो आजकल बड़ी कॉमन है, लोगों ने अपने दांतों के साथ इतनी ज़्यादतियाँ की हैं कि बहुत से लोगों के दांत या तो गिर जाते हैं या वो बेवकूफ़ी में निकलवा लेते हैं। उनको लगता है कि जी तकलीफ़ ख़त्म हो गई तो हम इजी हो गए। अब वो दांतों में जो गैप होते हैं वो बहुत तंग करते हैं, और क्योंकि आप ट्रांसप्लांट के एक्सपर्ट हैं, वन ऑफ द लीडिंग पीपल इन पाकिस्तान, इन एशिया, तो इससे रिलेटेड गाइडेंस थे। फिर लोग वो दांत निकलवा तो लेते हैं, आप ये सोचिए व्यूअर्स कि निकलवा लेना है, लेकिन लगवाने की बारी जान जाती है, और डिप्रेशन में भी जाना है कि दांतों का हाल ख़राब है। फिर मैं बहुत सी ख़वातीन और मर्द हज़रात को जानती हूँ जिन्होंने बाहर जाना ही छोड़ दिया, नौकरियों पे गए, काम किए, वापस आए, बाहर जाते ही नहीं है कि हम स्माइल करते हैं, लोगों में बैठते हैं तो पूछते हैं कि जी आपके दांत कहाँ गए। ये वही बात है ना कि सोशल एंजाइटी में आ गई ना चीज़। अगर आपको डेंटल फोबिया है या डेंटिस्ट पर जाने का डर है, आपको पेन का ख़तरा है, आप अपने दांतों को यू लीव अनट्रीटेड। जब अनट्रीटेड दांत हैं वो आपके सोशल एंजाइटी का बायस बनते हैं, आप बाहर निकलने से भी घबराते हैं, आप लोगों में बीच में बैठने से भी घबराते हैं, आप तन्हाई पसंद हो जाते हैं। ठीक है, अब ये है कि जो लोग दांत निकलवाते क्यों हैं, कुछ लोगों के नज़दीक ये है कि जी डेंटिस्ट के पास जाना वक्त और पैसे ज़ाया करने के बराबर है, दांत ख़राब हो तो फिर कटना ही पैंदा है, एक निकलवाएं तो सारे निकलवाने पड़ते डॉक्टर हैं। साहब, मैं तो बात करना चाह रही हूँ उन लोगों की जिन्होंने कट दी हैं। थोड़ा सा मैं इम्प्लांट की भी बात करना चाहूँगी क्योंकि वो आपकी एक्सपर्टीज़ है। क्या डॉक्टर साहब दांत निकालना ज़्यादा पेनफुल है या नया लगाना ज़्यादा पेनफुल है, एक बात, और दूसरी बात इम्प्लांट आखिर है क्या चीज़, क्योंकि उससे भी लोग बहुत घबराते हैं। इम्प्लांट का नाम सुनते हैं ना तो लोगों को लगता है कि एक ऑर्गन निकाल के दूसरा ऑर्गन, दांतों के इम्प्लांट में और व्यूअर्स किडनी ट्रांसप्लांट में या उसमें बड़ा फ़र्क होता है। यहाँ मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि जो कुदरती चीज़ है ना, कुदरती जितना मर्जी पेनफुल है उसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। कुछ लोग आसानी की खातिर कहते हैं डॉक्टर साहब निकाल दें, हमसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं, हमें इम्प्लांट लगा दें। अब इम्प्लांट बेसिकली है क्या? इम्प्लांट टाइटेनियम का एक एलिमेंट है जो कि निकले हुए दांत की रिप्लेसमेंट है। इसमें हम दांत की जगह जहाँ पे लगाना हो उस जगह को सुन करते हैं, उसकी बोन में अवेलेबल बोन के हिसाब से हम इम्प्लांट का साइज़ सेलेक्ट करते हैं और उसको हम पे लगा देते हैं। ये अब तकलीफ़देह नहीं है, पहले कभी था जब शुरू में था, अब तो बस एक जो वही टीका जो दांत निकालने के लिए सुन करने का लगाते हैं वही हम इम्प्लांट के लिए लगाते हैं, और जब इम्प्लांट लग जाता है स्टिच लगा देते हैं और 2 माह के बाद दांत लगाते हैं। ये निस्बतन पेन लेस है। कुदरती दांत की पेन से इम्प्लांट लगवाना कम पेन इसमें होती है, तो इम्प्लांट लगवाने में हर्ज नहीं, बल्कि बहुत सी बातों के लिए बेहतर है। कुछ लोग इम्प्लांट की बजाय ब्रिज को तरजीह देते थे कि इम्प्लांट थोड़ा महंगा तो हम ब्रिज लगवा लेते हैं। ब्रिज के लिए साथ के 2 दांतों को ग्राइंड करना पड़ता है, वो दांत कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। तो मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि अगर आपने दांत निकलवा ही दिया है तो इम्प्लांट करवा लेना कम तकलीफ दे और ज़्यादा बेहतर है ये। अच्छा, इम्प्लांट आज अगर मैंने लगवाना है तो आप कह रहे हैं कि 2-2.5 महीने का नुस्खा है, यानी कि आज आपने उसको किया, उसका वो पेच डाला अंदर, फिर आपने 2 महीने वेट किया, बिल्कुल, उसके उसके बाद उसके अंदर आपने दांत लगा दिए। बिल्कुल लगा अच्छा, दिए। कौन से लोगों को इम्प्लांट लग नहीं सकता डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि मुझे याद है मेरी खाला को लेके गए थे तो उन्होंने पता नहीं क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी जो आपकी दांतों की पता नहीं क्या है वो बड़ी कम है, इसलिए हम आपको इम्प्लांट नहीं कर सकते। और वो बेचारी मेरी खाला दंग ही रह गई, उन्होंने कहा लो जी दांत तो निकलवा लिए 4, अब लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है।
2-3 बातें ऐसी जिनमें हम इम्प्लांट नहीं क्योंकि लगा व्यूअर्स सकते। ये ना सोचे कि आपने 8 दांत निकलवा लिए तो अभी हम जाके इम्प्लांट करवा इम्प्लांट करा लेंगे। लेंगे, उसमें बोन डिजेनरेशन और चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। हम पहले उसका एक डिजिटल एक्सरे करते हैं, हम पहले देखते हैं कि पेशेंट क्वालिफाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर तो बोन मुनासिब है तो हम फ़ौरन इम्प्लांट लगाते हैं, कम हो तो हम बोन ग्राफ्टिंग कर देते हैं, और बहुत ही कम हो तो फिर हम इनकार कर देते हैं। सेकंड, वो लोग नहीं लगवा सकते जो कि चेन स्मोकर हैं, क्योंकि जो सिगरेट की निकोटीन है वो आपकी हड्डियों पे असरअंदाज होती है, और जो हम इम्प्लांट लगाते हैं, हम 2 माह क्यों देते हैं कि 2 माह में वो इम्प्लांट इंसानी बोन के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि उसका जुड़ जाता है, उसका बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो अगर आपकी हड्डी बीच में घुली जा रही हाँ है जी, तो उसके साथ क्या जुड़ेगा? अच्छा, तीसरी बात, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, ऐसी शुगर जो कंट्रोल ही नहीं हो रही है, गोलियां खाने या इंसुलिन खाने के लेने के बावजूद कंट्रोल नहीं हो रही है, उन लोगों में जो प्रोग्नोसिस या कह लें कि फ्यूचर ऑफ इम्प्लांट अगर डाउन होता है तो हम फिर पेशेंट का वक्त और पैसा ज़ाया नहीं करते। इनके स्मोकर, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स और पेशेंट विद लेस क्वांटिटी ऑफ बोन जॉ, ये 3 तरह के लोग हैं जिनको हम नहीं लगाते थे, इम्प्लांट नहीं करते हैं, बाकी सबको लग जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर हम फाइनली अपने व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें, आपके पैगाम है 3। एक, डेंटल हाइजीन का या डेंटल हेल्थ का हमारे जहन पे इम्पैक्ट, पहले उसका पैगाम देंगे आप। फिर उसके बाद मुझे आपसे पैगाम चाहिए कि ये जो मिसनोमर्स हैं कि मंजन लगा लें, ये कर लें, चीज़ें अंदर घुसा लें, वो भी उसको कंक्लूड करना है। एंड देन फाइनली इम्प्लांट से रिलेटेड। जी डॉक्टर साहब। समराइज़ करूँगा कि अपने ऊपर तजर्बात करने के बजाय ये तजर्बा डेंटिस्ट को करने दें, साल में 2 दफ़ा दिखाएं, अपने दांतों को नोट करना शुरू करें कि दांत आपके घिस तो नहीं रहे, ब्लीडिंग तो नहीं रही, क्योंकि ये चीज़ें आपको मेंटल डिसऑर्डर की तरफ लेके जा सकती हैं। अपने आप को हर थोड़े दिनों बाद एग्जामिन करें। अब देखिए ना, आपने जैसे कहा कि टीथ ग्राइंडिंग, हाँ जी, ऐसे 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 जो रात को अपने दांत पीसते हैं, हाँ जी बिल्कुल, उनके यहाँ पे भी अक्सर पेन होती है, उनका ये वाला मसल जो है इसका पता मसल थकते हैं, बोन पे इफेक्ट होता है, बोन बैठती है, दांत घिसते हैं, दांतों में क्रैक आते हैं, अल्टीमेटली दांत टूट जाते हैं। तो अब जिसको एंग्जाइटी का इशू है या जो रात को टीथ ग्राइंडिंग करता है, वो वाला इंसान अपने दांतों को भी डैमेज कर रहा है, तो जहनी प्रॉब्लम से दांत भी खराब हो रहे हैं, और दांत खराब होने की वजह से जो मूड खराब होने और मीटर घूमना है और डिस्टर्ब होना है, उससे आपकी मेंटल हेल्थ उसमें खराब हो ईटिंग रही है। डिसऑर्डर आ जाते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर की आपकी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है आपकी डाइट के साथ, बार बार फिजी ड्रिंक्स पीना, बार बार सिट्रस ड्रिंक पीना, मीठा खाना, दांतों को बिला वजह ब्रश किए जाना, ये सारी चीज़ें मेंटल डिसऑर्डर्स को शो करती हैं। काइंडली इसका ख्याल रखें, अपने आप को खुद एग्जामिन करें, मुश्किल पेश आती है तो डेंटिस्ट के पास चले जाएँ। और तीसरी बात है कि अगर आप अपने दांत निकलवा लें तो उसको जल्द अज जल्द डेंटल इम्प्लांट या ब्रिज के साथ रिकवर कर लें। यहाँ पे एक बात सिंपल बताऊंगी व्यूअर्स, जैसे कि ये चीज़ें हैं 7, ठीक है ना, 4, आप बीच में से एक दांत निकाल देते हैं, उसमें आ गया गैप, ये दांत एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही। जब आपने इसको रिमूव कर दिया, इसको भी सपोर्ट कम हो गई, इसको भी सपोर्ट कम ड्रिफ्ट हो जाएंगे वो, और ये वाले दांत इवेंचुअली कमज़ोर होके ये भी गिरेंगे, ये गिरेंगे तो ये वाले गिरेंगे। एक चीज़ मिस कर गए, अगर आपने नीचे का दांत निकला दिया, नहीं लगवाया, तो उसके ऑपोजिट ऊपर का दांत वहाँ पे आके लंबा होना शुरू हो उधर लंबा होना शुरू। अगर ऊपर निकलवा दिया तो नीचे का लंबा होना शुरू होगा। ये नेबरिंग टीथ और ऑपोजिट टीथ दोनों इफेक्ट होते हैं अगर आप निकला हुआ दांत नहीं लगवाते तो। बिल्कुल सही। तो व्यूअर्स, बात जो डॉक्टर साहब की है, हम सब की बात एक ही है। अल्टीमेटली जिस तरह हम अपनी बॉडी की डिफरेंट एरियाज़ की हाइजीन का ख्याल रखते हैं, वहाँ पे दांतों की हाइजीन का ख्याल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जितना ज़्यादा हम अपनी डेंटल हाइजीन का ख्याल रखेंगे, उतना ज़्यादा अपने आप को और बड़ी बीमारियों से बचाएंगे, क्योंकि माउथ आपका डोरवे है। बिल्कुल, इधर भी चीज़ें जा रही हैं, मुंह से आपके सर की तरफ भी चीज़ें जा रही हैं, कानों में भी जा रही हैं, इसको साफ रखें। मुंह की इन्फेक्शन कहीं भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, और इसलिए वंस अ ईयर अप टू 2 टाइम्स अ ईयर आपको एटलीस्ट एवरी 6 महीने के बाद एक विजिट डेंटिस्ट का करना चाहिए, अगर आपके दांत पूरे आ चुके हैं व्हाटएवर। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो तब भी वंस अ ईयर तो मिनिमम लेके जाएं। बिल्कुल। और अगर बच्चों को ब्रेसेस या इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत है, जिस पर हम कभी फिर बात करेंगे, अब तो अलाइनर्स आ गए हैं, हज़ार और चीज़ें आ गई हैं, तो उस चीज़ की तरफ भी लेके जाएं। उस स्टेज का ना वेट करें व्यूअर्स, जब एज इतनी हो जाए कि ना बच्चों के पास टाइम है और ना ही वो चीज़ कर सकते हैं, और सारी ज़िंदगी यही पिटते रहें कि यार अम्मा अब्बा ने जब टाइम था तब हमारे दांत नहीं ठीक करवाए। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो सारी ज़िंदगी पे ऑफ करती है। थैंक यू डॉक्टर साहब। यहाँ पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि अपने पाकिस्तान के डिफरेंट
शहरों को हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं। तो आज एक और शहर को ट्रिब्यूट पेश करेंगे ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, हम आज बात कर रहे हैं सरगोदा की और सरगोदा की हिस्ट्री की। और अगर सरगोदा की बात करनी है तो सरगोदा वालों का होना भी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि अक्सर हम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे जब मॉर्निंग एट होम या जब शो का नाम मॉर्निंग विद जुगन भी होता था तो हम डिफरेंट जगहों की बात करते थे और ख़ुद ही अपनी थियरीज़ और अपनी बातें बताते थे। अब मुझसे आप लाहौर का पूछे, कराची का पूछे, इस्लामाबाद का पूछे, तो ये 3 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मैं बड़ी हुई, जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा। देन आई वाज अ बिट ओल्डर, मुल्तान भी देखा, पेशावर भी देखा, लेकिन जो जहाँ पैदा होता है, जिसकी फैमिली वहाँ पे होती है, जिसकी अपब्रिंगिंग वहाँ पे होती है, वही आपको बेहतर उस जगह के बारे में वो इंटरेस्टिंग और छुपी हुई बातें भी बता सकते हैं जो आम आवाम नहीं जानती। उसके साथ साथ ये करने का रीज़न क्या है? हर कोई कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तो चला जाता है, बट वाई नॉट मुल्तान, वाई नॉट सरगोदा, वाई नॉट फैसलाबाद, वाई नॉट, मतलब पाकिस्तान भरा हुआ है ऐसे शहरों से जो लिटरली ट्रेजर्स हैं इन देयर ओन राइट। तो एक हमारा ये एफर्ट है कि कम से कम पाकिस्तानी तो पाकिस्तान की जगहें देखना शुरू करें ना, बाहर वालों को तो हम बाद में देखेंगे। तो आइए मिलते हैं 3 सरगोदा के वासी हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं सुल्तान अली रांझा, एजुकेशनिस्ट एंड राइटर। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके साथ हमें कोई बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी पर्सनैलिटी ने ज्वाइन कर लिया, मैं नर्वस सी हो गई हूँ। लेकिन हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मियां यासीन हैं। आप सोशियोलॉजिस्ट तो हैं बट प्रो वाइस चांसलर हैं ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने हमें आज यहाँ आने का मौका दिया। और आपके साथ सर बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी बैठी हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लेकिन उगाते किन्नू हैं। क्या कहानी है ये, इसकी तरफ भी हम आएंगे। फार्मिंग, ग्रोइंग एंड बेसिकली एक्सपोर्टिंग ऑफ किन्नू फ्रूट इनकी बिजनेस भी है, लेकिन वो और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब करंट देते हैं किन्नुओं को, क्या करते हैं ज़रा ये भी बात करेंगे। मलिक शहजाद आज़म निसुआना हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, थैंक यू। मलिक साहब लास्ट नेम सही लिया कि नहीं लिया? जी बिल्कुल ठीक लिया जी। मतलब तो 36 दफ़ा मैंने रिहर्स किया। बिल्कुल 36 दफ़ा। अच्छा, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी थैंक यू। शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ सरगोदा से। तो हमें सरगोदा की हिस्ट्री के बारे में आप क्या बताएंगे? सर आपसे बात शुरू करेंगे एंड देन ऑफ कोर्स आप तो एनसाइक्लोपीडिया है, आपसे भी हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है। सरगोदा बेसिकली अंग्रेज़ों के दौर में बनाया गया एक शहर है जो 1903 में इसकी इब्तदा की गई, इसकी फाउंडेशन रखी गई। उस वक्त से लेकर 1940 तक ये एक शहर की हैसियत से पनपता रहा, बढ़ता रहा। 1940 में इसको ज़िले का दर्जा दिया गया और 1960 में फिर ये डिवीज़नल हेडक्वार्टर का दर्जा इसको मिला। सरगोदा शहर को अगर आप देखें तो तारीख़ी सतह पर बहुत अहम और कलीदी इस इलाके का किरदार रहा है। रामायण में ज़िक्र किराना पहाड़ियों का आता है जो कि सरगोदा में मौजूद हैं। सरगोदा का अंदर मौजूद साउथ एशिया का सेकंड लार्जेस्ट बैनियन ट्री मौजूद है। हीर रांझा का तख्त ज़ारा रांझे का जो है वो सरगोदा में मौजूद है। शेरशाह सूरी, इसीलिए सरगोदा के लोग इतने रोमांटिक होते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। देखिए हमने रोमांस पूरे मिस्टर पंजाब रांझा में दुनिया में इज द प्रॉब्लम। हमने दुनिया में रोमांस को पहुंचाया और वफा को शनाख्त दी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो सेकंड लाइन है वो ज़्यादा जी ज़रूरी है। बिल्कुल। रोमांस तो सारी प्रमोट करते हैं, वफा को कम लोग हमने promote करते हैं। पहुंचाया आगे। तो सरगोदा का एक और हवाला बड़ा खूबसूरत उसमें आता है कि सरगोदा प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन पोलिटिकली एक जो अहम फिगर्स थे उनका ताल्लुक भी सरगोदा से रहा। खिजर टिवाना, उमर टिवाना भी सरगोदा से थे, जो प्रीमियर का थे, शहर भी कहा वो जाता भी है। इसका जिक्र हम करते हैं आगे। फिर फिरोज नून साहब जो थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वो भी सरगोदा से बिलोंग करते हैं। और शाहीनों का शहर 1965 में हमें ये खिताब मिला, परचम मिला हलाल इस्तिकलाल कि 1965 की जंग में सरगोदा में जो एयरफोर्स के बेस है उसने कामयाब तरीके से दिफा किया वतन का, वतन की फ़िज़ाओं का और वतन की हवाओं का। एम आलम ने वहीं से अपना वो फाइटर जेट जो था उड़ाकर दुश्मनों को शिकस्त फाश किया और रिकॉर्ड बनाया कि बहुत कम अरसे में 5 उनके फाइटर जेट्स को निशाना बनाया। और ये रिकॉर्ड भी सरगोदा की फ़िज़ाओं और हवाओं में बना। तो ये सरगोदा को इसका भी फ़ख्र और रुतबा हासिल है। आपने तो प्रोग्राम ही ख़त्म कर दिया। चले आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। हिस्ट्री ऑफ सरगोदा। सरगोदा के बहुत से ऐसे मकामात हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में सरगोदा वालों को पता है, शायद इंटरनेशनली पता है, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं पता। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात होती है जी। इसमें
रांझा साहब ने बड़ा ब्रीफली सरगोदा की हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया है। उसको अगर हम मज़ीद एक्सपैंड कर जी, उसमें एक दो चीज़ें, एक तो कोलोराडो स्टेट जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ से हमारे दो जो है बड़े डिग्निफाइड पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ जो हैं वो आई और आज भी वो मौजूद है। उनके वहाँ पे वो बाकियात मौजूद हैं। बाकी शहर के अंदर जो पाकिस्तान का जिसे हम कह सकते हैं कि दैट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट बेस इस वक्त सरगोदा बेस है और वो बड़ा फिनोमिनल है और बड़ा आप कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट है इन टर्म्स ऑफ डेटरेंस ऑफ द कंट्री। और उसके साथ साथ सरगोदा चूँकि एक इसको न्यूली बॉर्न सिटी कहा जा सकता है, चूँकि 1903 में अंग्रेज़ ने इसे बनाया था एज अ सिटी। उससे पहले ये 120 साल का तो हो ही गया, नहीं 21 साल हाँ, का। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी की बात करें तो पाकिस्तान में हमारे पास मुल्तान द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड इस वक्त मौजूद है। उनके मुकाबले में देखा जाए तो इट इज़ यू कैन से इट इज़ अ न्यूली बॉर्न सिटी। लेकिन उसके अलावा इसकी हिस्ट्री जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है कि इसका पहला इसका जिसको हम तारीख़ की किताबों में पढ़ा करते थे कि जो इनका सदर मुकाम है वो शाहपुर जो सरगोदा के साथ एडजेसेंट है वो हुआ करता था। और इसके तमाम जो इसकी ये लेगेसी सरगोदा कैरी करते हैं ना दैट कम्स फ्रॉम द शाहपुर। तो मैं चूँकि एक एजुकेशनिस्ट हूँ और सरगोदा यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हमारी जो सरगोदा यूनिवर्सिटी है इट कैरीज वेरी ओल्ड लेगेसी। यानी ये एक स्कूल जो शाहपुर में था, स्टार्टेड इन 1929 यानी 94 इयर्स बैक, वहाँ से शुरू होती है हमारी यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री भी। और वो एक स्कूल से फिर ट्रांसफॉर्म हो के डी मंसूरी कॉलेज बना, फिर उसके बाद ये गवर्नमेंट कॉलेज बन गया। अर्ली 60s में 2002 में ये यूनिवर्सिटी बन गई और इसने फिर तमाम सोशो इकनॉमिक, कल्चरल और डेमोग्राफिक डायनामिक को चेंज कर दिया। अब सरगोदा को अगर हम ये बड़ा प्रिसाइजली कहें कि नाउ इट इज़ अ यूनिवर्सिटी टाउन तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ये एयरबेस की वजह से इसकी बड़ी अपनी एक शनाख्त थी, लेकिन अब पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी जो है वो दैट इज़ अ सरगोदा यूनिवर्सिटी। और बाय द वे इंटरनेशनली भी स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं और लोकल जी हमारे पास आते हैं। उसमें हम सरप्राइजिंगली मैं अगर आपको थोड़ा स्टेटिस्टिक्स बताऊं कि हमारे पास 8 फैकल्टीज़ हैं, उसमें 50 तकरीबन हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, टीचिंग यूनिट्स हैं, जिसमें कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं। और 99 प्रोग्राम्स में हम BS प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं और 36 में हम PhD प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं और 53 में हम MS और MPhil प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी ही आप कह लें कि डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है इस यूनिवर्सिटी का कि हमारे पास एग्रीकल्चर से लेके मेडिकल साइंसेस तक तमाम शोबाजात में हम एजुकेशन ऑफ़र करते हैं टू द नेटिव्स ऑफ द सरगोदा रीजन एज वेल एज़ टू द एंटायर कंट्री। हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट भी अब आना शुरू हो गए हैं। रिसेंटली पैलेस्टाइन से 35 स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं और इसी तरह अफ्रीकन कंट्री से जो है वो बहुत से स्टूडेंट हमारे पास जी हाँ, अफगानिस्तान से भी हमारे पास आ रहे होंगे। चाइना के साथ हमारे कुछ MOU साइन हुए हैं रिसेंट पास्ट में। हमने विज़िट किया है चाइना का, तो होपफुली हम चाइनीज़ स्टूडेंट को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। अच्छा मलिक साहब, इलेक्ट्रिक इंजीनियर किन्नू क्यों उगा रहा है? जुगन मैं आपकी फैमिली की हिस्ट्री को जानना चाहती हूँ। इंजीनियरिंग तो बाय प्रोफेशन आई एम इंजीनियर। आई डिड माय बैचलर्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में UET लाहौर से मैंने की, लेकिन एग्रीकल्चर और किन्नू और बाकी सारी फसलें ये हमारा बेसिकली फैमिली बिजनेस था, तो उसको मुझे फिर परसू करना पड़ा जी। डेफिनेटली उसको हम छोड़ नहीं सकते, हमारी पहचान है। और सरगोदा सिटी और सरगोदा डिस्ट्रिक्ट की जिस तरह डॉक्टर साहब ने और रांझा साहब बात कर रहे हैं, जिस तरह हिस्ट्री की बातें इन्होंने की, सरगोदा सिटी की अगर बात की जाए, डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए और इसके एग्रीकल्चर की और ख़ास तौर पे किन्नू की बात ना की जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि किन्नू की वजह से ही हमारा जो ज़िला है उसको कैलिफोर्निया
ऑफ पाकिस्तान कहा जाता और है। किन्नुओं की वजह से ही हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत वहाँ पे खड़ी है जहाँ पे खड़ी है। बिल्कुल। एक सोचने की बात है, कोविड आया, नास वो जो कहते हैं ना मार गया हर किसी का, लेकिन पाकिस्तान लोग देखते रह गए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली सब मुतासिर हुए, सबको नुकसान पहुंचा, लेकिन बिकॉज वी आर सच अ फ्रूट रिच कंट्री, कम खाने के मतलब खाने की फैसिलिटीज़ कम होने के बावजूद भी हमारी क़ुव्वत मुताफ़ियत बाकियों से बेहतर नेचुरल रेजिस्टेंस नेचुरल रेजिस्टेंस। जी भैया आप बता रहे थे। तो हमारा बेसिकली किन्नू हम ग्रो भी करते हैं, किन्नू को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, और बेसिकली सरगोदा का जो इलाका है ये बेसिकली एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से दरियाए जेलम और दरियाए चनाब के दरमियानी इलाके को चच दुआब का ये एरिया कहलाया जाता है। इस वजह से दो दरियाओं के दरमियानी ज़मीन है, बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है, और तकरीबन हर तरह की फसल, गन्ना, गंदम, चावल, हर तरह की फसल जो है हमारे इलाके में उगती है। और लेकिन जो खसूसियत जिस चीज़ ने दी, जिस फल ने, वो किन्नू है, और मुख्तलिफ 7-8 किस्म के किन्नू की वैराइटीज़ हैं ऑरेंजेस के अंदर जो इस पूरे इलाके के अंदर पैदा होती हैं, और हमारा किन्नू पूरी दुनिया के अंदर जाता है। हमारे लिए मुल्क की इकॉनमी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मैं अदा यही कर रहा है। बात आपसे पूछना चाह रही थी कि किन्नू तो अपनी जगह, लेकिन और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सरगोदा के साथ कनेक्टेड है? किन्नू हो गया, उसके अलावा भी बताइए, देखें किन्नू क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी एंड द इंडस्ट्री देयर। एक और बहुत बड़ी चीज़ जिसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो पाकिस्तान के अंदर हमारी जो किराना की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ जो एशिया की सबसे बड़ी स्टोन मार्केट है, ये देखें जितनी आपकी मोटरवेज बनी, पाकिस्तान का जितना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, स्पेशली पंजाब के अंदर, ये इन सब एरियाज़ में हमारे किराना बार की पहाड़ियों का पत्थर यूज़ हुआ है और सड़कें How बनती interesting. हैं। और ये पाकिस्तान और जितनी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें जितना भी स्टोन क्रशिंग जो यूज़ हो रही है वो सरगोदा से जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो लोगों को पता होना चाहिए कि एशिया की आलमोस्ट सबसे बड़ी ये स्टोन क्रशिंग जो इंडस्ट्री है वो सरगोदा में। फिर हमारे पास मोना डिपू है। मोना डिपू में हमारे पास घोड़ों की, खच्चरों की और मोना का जानवरों अपना डिपो भी है। जी। सॉरी, आपको पता ना मैंने अपनी बीच में वो डालनी होती है बेतुकी गुफ्तगू, मुझे इग्नोर करें। और वहाँ पर बहुत ही हाई क्लास की घोड़ों की ब्रीड जो है ना वो तैयार की जाती है, और ये भी एक डिस्टिंक्शन है, सरगोदा में मौजूद है ये चीज़। और अच्छा, इसीलिए सरगोदा में ज़्यादातर छोटे बच्चों को भी राइडिंग आती है, बच्चियाँ भी सीख लेती हैं राइडिंग, जबकि यूजुअली हॉर्स राइडिंग की तरफ बच्चियों को नहीं लाया जाता, लेकिन सरगोदा में लड़कियां लड़के दोनों को हॉर्स राइडिंग आती है, और नई जनरेशन ने तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया है। बिल्कुल जी, क्योंकि हमारे इलाकों में टेंट पैकिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, इसको हमारे इलाकों में, दही इलाकों में लोगों ने अपनी घोड़ियाँ और घोड़े पाले होते हैं, तो उनके बच्चे भी फिर उन्हीं हैबिट्स को लेके चलते हैं। अगेन वेरी हेल्दी हैबिट्स, Yes, वेरी पॉजिटिव बिल्कुल, हैबिट्स एंड अ वेरी पॉजिटिव मैसेज एज वेल। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाने, ब्रेक में जाने से पहले शेफ हिबा की तरफ भी नज़र डालते हैं, क्योंकि वापस आके अपनी कहानियाँ और अपनी स्टोरीज तो बताएं सरगोदा के बारे में। देखें, आप हिस्ट्री सुन सकते हैं, आप आर्किटेक्चर के बारे में सुन सकते हैं, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं किसी जगह पे आने के लिए, तो उसके बारे में भी बात करनी है। लेकिन किचन में जी क्या सिचुएशन है? जी, रेस्टोरेंट स्टाइल ड्रैगन चिकन और एग फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार है। वैसे बुलाए हमने लोग सरगोदा से और तुसी बना देते ड्रैगन चिकन, असी डराना है मुंडिया नूं, लेकिन थैंक यू You're वेरी welcome. मच। ओके, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सरगोदा में खाने वाली क्या चीज़ें, किन्नू की तो बात हो गई, इस्टेब्लिश हो गए किन्नू, लेकिन लाहौर वाले कहते हैं हमारी जी निहारी बड़ी अच्छी है, कराची वाले भी लड़ते हैं हमारे साथ कि उनकी निहारी अच्छी है, फिर बिरयानी के ऊपर जंगें शुरू हो जाती हैं। सरगोदा से रिलेटेड कौन सी चीज़ें हैं? पाए हैं, निहारियाँ हैं, टिक्के हैं, कबाब है, व्हाट इज़ इट? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी ये जो तीन बहुत ही ब्रिलियंट जेंटलमैन हैं, इनसे यही बात कर रही थी मैं कि मेरा ये वाला प्रोग्राम है कि हमारी टीम का ऑब्जेक्टिव यही है कि लोग पूरी दुनिया देख लेते हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं देखते। पाकिस्तान नथिया गली, मरी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, चले मुल्तान को भी ऐड कर लेते हैं इस लूप के अंदर, पेशावर को भी ऐड कर लेते हैं। इन कुछ जगहों से काफ़ी बड़ी जगह है और देर आर मैनी प्लेसेस टू सी। बाहर से जब फॉरेनर्स आते हैं तो फॉरेनर्स को हमेशा ये 2-3 शहर दिखाए जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि हम अपनी जगहों और अपने इलाकों की चीज़ों की बात कर लेते हैं, उस जगह जाने को, विज़िट करने को क्यों नहीं करते? ये क्या रीजनिंग है?
अच्छा, पहले तो इन्फॉर्मेशन, जैसे अब आपने ये प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया इसमें एक अवेयरनेस आ रही है सरगोदा के हवाले से कि क्या क्या सरगोदा में ऐसा मख्फी था जो आज तक आवाम तक नहीं पहुंचा और आपने कोशिश किया है कि आवाम तक पहुंचे। अब देखिए भेरा एक शहर है सरगोदा का जो कि तारीख़ी सतह पर बहुत अहमियत का हामिल है। अब इसी भेरा में अभी तारीख़ी सतह पर अगर देखें तो शेर शाह सूरी की बनाई मस्जिद मौजूद है, और फिर बाबर बादशाह जब इंडिया की तरफ एक्सपेडिशन लेकर आया तो वो भेरा के पास से गुजर कर आया, यहीं पर एग्रीमेंट्स करके अलाइन करके अपने अलाइंस के साथ आगे बढ़ता है। और इसके हवाले से अगर देखा जाए तो भेरा से हट कर अगर देखा तो भेरा में दो और नाम बड़े मशहूर हैं जो इंडिया में क्या पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत मशहूर हुए बाद में। एक का नाम दयाराम साहनी है जो कि पहला हमारा आर्कियोलॉजिस्ट था इंडिया का जिसको डीजी का ओहदा मिला, आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडियन सर्वे, तो उसको ओहदा मिला। वो सरगोदा और भेरा से ताल्लुक़ रखता था। तो भेरा एक ऐसी जगह है जिसको देखकर आप तारीख़ी सतह पर भी और आजकल के दौर हाज़िर में भी उसको देखकर आप एक नई तारीख़ और आज के दौर को आप यकजा कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले जैसे अर्ज़ किया है कि बरगद का दरख्त साउथ एशिया का दूसरा बड़ा बरगद का दरख्त है, वो भी हमारे सरगोदा में मौजूद है। खानों के आपने हवाले से बात की तो खानों के हवाले से हमारे पास हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब के चावल बड़े मशहूर हुआ करते थे। आज भी उनके लोग खाने बाहर से आते हैं, लोग यहाँ देसी ग़िज़ाएँ ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और देसी खाने पसंद करते हैं। पाकिस्तान के साथ देसी ग़िज़ा ही मुंसलिक होती है। अब वो आपने ड्रैगन चिकन बना के खिला देनी है रेस्टोरेंट में, वो मुख्तलिफ चीज़ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देसी ग़िज़ाएँ, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट पाकिस्तान में देसी और मुरगन ग़िज़ाएँ होती हैं, बेशक ऐसा ही, जिनसे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, जिसकी अम्मा बाप बचपन में कहते थे हम सुनते नहीं थे, अब उन चीज़ों की तरफ हम सब रिवर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन आपने टेक्निकल बातें की, अपनी नहीं की। अब मैं आगे बढ़ के वापस आपके पास आऊँगी, आपको फिर मौका दूंगी भैया। जी सर। डॉक्टर साहब, आपका सरगोदा क्या है, आपका पर्सनल सरगोदा? देखें आप बड़े हुए, आपकी अपब्रिंगिंग में कुछ उसके बारे में जानना। देखें एक्चुअली मैं सरगोदा का कोई परमानेंट नेटिव नहीं हूँ। मैं जॉब के पर्पज़ से यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की थी इन 2012, यानी मेरी लाइफ जो है वो तकरीबन 12 साल की है सरगोदा में। तो वो 12 साल की अच्छा, 12 साल में मैंने सरगोदा को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। अच्छा। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मतलब सरगोदा आने से पहले मेरा सरगोदा के बारे में इमेज था कि यहाँ पे फ्यूडल्स हैं, क्योंकि एक ख़ास किस्म की लेगेसी कैरी करते थे, बड़े ज़िम्मेदार होंगे, जैसे इन्होंने अभी नसवाना साहब ने बताया कि घोड़े रखना और ये सारे बड़े बड़े शौक़। लेकिन अब जैसे मैंने बाहर के ममालिक में ही अमीरों के शौक होते हैं, जी बिलियनर्स के शौक होते हैं। हाँ। हम तो मासूम से टूटे हुए नवाब सारी ये चीज़ें कर लेते हैं और लेकिन बाय एंड लार्ज सरगोदा की अगर हम डेमोग्राफी का एनालिसिस करें तो ये एक मिडिल क्लास मेजॉरिटी उसमें आपको नज़र आती है, और वो बड़े एंथुजियास्टिक हैं टूवर्ड्स एजुकेशन, मतलब अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं। और पर्टिकुलरली जो आपके लिए भी एक बड़ा एक अमेजिंग स्टैटिस्टिक्स होगा कि मेरी यूनिवर्सिटी में 65% फीमेल स्टूडेंट्स। हम कहते हैं कि ये लड़कियों की यूनिवर्सिटी है जिसमें हम लड़कों को भी दाखिला दे देते हैं कभी। अच्छा, इस हवाले से लाइक भी तो ज्यादा होती हैं। अच्छा हाँ, मतलब लड़कों मैं वेट को कर रही हूँ कि कोई कमेंट आएगा लड़कों से, लेकिन उसमें मैं दे देता हूँ कमेंट के लड़कियां सिर्फ पढ़ती हैं और लड़कों को और भी बहुत से काम होते हैं करने के लिए। सर कुछ लड़कियों के भी और काम होते हैं पढ़ाई के अलावा। मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं तो समझता था ये क्योंकि हमारी जो टॉप पोजीशंस हैं वो मोस्टली लड़कियां ही विन करती हैं, तो दैट्स व्हाई हम समझते हैं कि वो दे आर मोर फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज़। अच्छा, सरगोदा शहर की जैसे मैंने बात की कि ट्रांसफॉर्मेशन की, कि इसमें आप देखें कि इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी में 25,000 स्टूडेंट्स हैं जो ऑन कैंपस हैं। हमारे 3 कैंपसेस हैं जहाँ पे 25,000 बायर मार्केट में एंटर हो जाता है किसी भी मार्केट में, तो उसके इकोनॉमिक डायनामिक्स, सोशल डायनामिक्स ऑल टुगेदर चेंज हो जाते हैं। और लोगों का ट्रेंड बढ़ गया कि उन्होंने अपने रूरल एरियाज से माइग्रेट करना शुरू कर दिया टुवर्ड सरगोदा सिटी, जिससे पॉपुलेशन प्रेशर तो एक बड़ा उसकी एक मतलब वो एक ट्रांजिशन स्टार्ट हो गई और फिर अब वो एक नया सरगोदा इमर्ज होने जा रहा है। तो मैंने इन 12 सालों में सरगोदा में बड़ी एक आप कह लें कि सिग्निफिकेंट चेंज देखी है लोगों को, हाँ, लोगों के बिहेवियर में मॉडर्नाइजेशन की तरफ। और जो आपने फूड हैबिट्स की बात की, मैंने फूड हैबिट्स भी बदलते देखी। नॉर्मली
अब ये वेरी करता है, फूड चॉइसेस यंगर लोगों की और चॉइस है, मेरे जैसे लोगों की वही पुरानी कंजर्वेटिव, और हम ट्रेडिशनल फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन अब सरगोदा लेकिन सरगोदा में हर चीज़ हर चीज़ अवेलेबल है। अवेलेबल है, फास्ट फूड की तमाम चेन्स हैं। यू सी फॉर पीपल जो सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों को, हमने दिल तो है सरगोदा लेकिन तब लेके जाएंगे। आई नो कि आजकल के बच्चे भी अजीबोगरीब किस्म के हो गए हैं कि वो खाते हैं तो वो सिर्फ सर्टेन किस्म की खुराक खाते हैं। फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से सरगोदा में आपको ईस्टर्न, वेस्टर्न, ओरिएंटल हर रेंज का खाना मिलता है। मैं आपको इस पे प्रेफर करूंगा कि आपका अगर कभी और फिर सरगोदा जापानी खाना भी मिलता है वहाँ। सरगोदा से अगर आपका चक्कर लगे कभी आगे मियाँ वाली की तरफ जाते हुए, तो रास्ते में मटन कढ़ाई की 2-3 बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो रेस्टोरेंट्स हैं, और वो बड़ी वो पूरे पंजाब में सर, मशहूर मैं है। पूरी टीम को बस में डाल दूंगी, आप हमें खिलाओ। हम हाजिर, हम आपको होस्ट करेंगे। हम खाने के लिए कहीं आप भी जाने आएं, के लिए तैयार है हमारी पूरी टीम। और यकीन करें कि वो इस्लामाबाद से और पाकिस्तान की काफ़ी दूर दराज जगहों से लोग वहाँ पे मटन कढ़ाई खाने के लिए आते हैं। योर आप क्या बड़े हुए सरगोदा जी में? मैं तो जुगन पैदा भी सरगोदा में हुआ, देहात से चूँकि ताल्लुक़ था, बचपना मेरा देहात में गुजरा। और देहात में जब हम छोटे थे, जब हम स्कूलिंग से जो अर्ली एज थी, जो चाइल्डहुड थी, वो सारी गांव में गुजरी। तो गांव की सारी स्पोर्ट्स याद हैं। हम बचपन में किस तरह गांव के बच्चों के साथ, अपने कज़न्स के साथ हर तरह की गुल्ली डंडा भी खेलते थे, बंटे भी खेलते थे, गांव की स्पोर्ट्स खेली। How फिर wonderful. स्कूलिंग, अर्ली स्कूलिंग जो थी वो हमारी सरगोदा सिटी में फिर हम चले गए। तो हमने वहाँ से सेंट मेरीज़ हाई स्कूल, बड़ा एक उस वक्त बहुत का बड़ा एक स्कूल बहुत है वहाँ बड़ा, पे। और उस वक्त का बड़ा अच्छा दाखला भी स्कूल नहीं था। होता वहाँ पे, तो बड़ी तो मुश्किल। उसमें मेरी स्कूलिंग हुई। तो स्कूलिंग याद है। उस दौरान फिर हम क्रिकेट खेलते थे इवनिंग में, वीकेंड्स के ऊपर अपने दोस्तों के साथ मैचेस खेलते यानी थे। कि एक स्ट्रेस फ्री पॉजिटिव एनवायरनमेंट। बहुत अच्छा जी। और मैं कहता हूँ कि सरगोदा सिटी, मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँगा कि सरगोदा सिटी बेसिकली एक एजुकेशनल हब था, जो सराउंडिंग के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे उनके बच्चे भी सरगोदा में आके पढ़ते लेकिन थे। मलिक साहब, जैसे कि आपकी फैमिली की एक बिजनेस है और माशाल्लाह एक बड़ी थ्राइविंग बिजनेस है, अक्सर ऐसा होता था कि माएँ जो है वो फिर लाहौर, इस्लाम, इन शहरों में बच्चों को लेके आ जाती थी। जैसे बहुत से लोग जो फैसलाबाद में रहते हैं, हस्बैंड वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं, और फैमिलीज जो है वो लाहौर में रह रही हैं। तो सरगोदा में ऐसा सिस्टम नहीं है। देखिए, सरगोदा में स्कूलिंग बहुत अच्छी थी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सरगोदा के इर्द गिर्द खुशाब, मियाँ वाली, भक्खर, मंडी बहाउद्दीन को 8-10 डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए वो सरगोदा में लेके आते थे। और स्कूलिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सरगोदा में बहुत अच्छे थे। फिर स्कूलिंग के बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा से एफएससी की, और मेरी अच्छी यादें हैं गवर्नमेंट कॉलेज के साथ, क्योंकि मैंने डिस्टिंक्शन के साथ एफएससी की थी। माशाल्लाह। थर्ड था बोर्ड में, मेरी 3rd पोजीशन आई। वो अच्छा, हम सॉलिड फैमिली से थे भी, और हम पढ़ाकू भी थे। पढ़ाकू भी वेरी थे। गुड, वेरी गुड। और वरना यूजुअली जब ऐसी फैमिली से बच्चे होते हैं तो वो शदीद नालायक हमारे होते हैं। टीचर्स बहुत अच्छे थे जी। बहुत, मैं समझता हूँ कि हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छा रोल और अदा आपके किया। पेरेंट्स को भी क्रेडिट चाहिए। डेफिनेटली उनकी कुर्बानी है। फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हम आ गए, फिर मैंने इंजीनियरिंग की यहाँ से। लाहौर सरगोदा आके कैसा लगा? लाहौर तो फिर ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सिटी था। लाहौर है। लेकिन हम आज के दिन तक अपने सरगोदा को नहीं भूले। सरगोदा हमारी पहचान है। खाने पीने की आपने बातें की, तो मैं आपको ये कहूँगा कि कभी आप हमारे पास आए सरगोदा। नहीं, आप खाते हैं, लगता तो नहीं है। नहीं, मैं असल में लगता नहीं है। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। अच्छा, स्पोर्ट्समैन है, मैं इसीलिए। स्पोर्ट्समैन हूँ, इसलिए खाता भी हूँ। नहीं, मुझे लगा कि आप हमारी बिरादरी से हैं, इसलिए मैंने कहा मैं चेक कर लूँ। गाँव की डिशेज हैं जी। हमारा देसी साग मक्खन के साथ, सरसों का, बाजरे की रोटी के साथ, देसी मुर्गियाँ, और हमारी वहाँ की दालें, हमारी चक्कियाँ की दाल बड़ी फेमस है। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, हमारा मटन की जो डिशेज हैं वो बड़ी फेमस हैं। इसके अलावा चस्के मस्के की चीज़ें अगर आप खाना शौक रखती हाँ, हैं, तो आप सरगोदा आएंगी तो सरगोदा जैसे दही भल्ले आपको कहीं नहीं मिलेंगे। Are you serious? और सरगोदा जैसे समोसा, गोलगप्पे, I am समोसा moving चाट, to सरगोदा। और don't want to live in फ्रूट Lahore. चाट्स, और फ्रूट चाट्स। मैं सच्ची आपको बात बताऊं, मैं लाहौर को भी ओन करता हूं, लेकिन मैंने आज तक जो सरगोदा के स्टैंडर्ड्स के दही भल्ले और फ्रूट चाट्स हैं, मैं लाहौर में नहीं खा सका। तो आप जब हमारे पास सरगोदा आएंगी तो हम आपको गांव का विजिट कराएंगे, लाइव किन्नू खिलाएंगे, आपको देसी साग खिलाया जाएगा। तो ये चीजें आप जब सरगोदा का विजिट, गोलगप्पे मिलेंगे? बिल्कुल जी, गोलगप्पे। बस मैं शिफ्ट हो रही हूँ किन्नू के बाग में, कहीं मुझे एक झोपड़ी लगा दे, मैं वहाँ पे बड़े खुशी खुशी अपनी पूरी जिंदगी गुजारता हूँ। और हमने जो मैं वैसे ही अपने घर वालों से बड़ी तंग हूँ। हमने अपने बचपन में ये सारी चीज़ें खाई हैं, और वो टेस्ट जो डेवलप हो गया हुआ,
आज भी सरगोदा जाते हैं, यकीन करें लंच का भी टाइम हो, मैं कोशिश करता हूँ लंच ना करूँ, मैं सीधा जाके गोलगप्पे खा लूँ क्या या बात मैं है। दही भल्ले खा लूँ, ताकि टेस्ट रिवाइज हो, मुझे बचपन की यादें ताज़ा हों, तो हमारी ख्वाहिश ये होती है। ऑसम, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। एक्चुअली यही तो बातें होती हैं। हुन तुसी शेयर करोगे या फिर मैं घुमाओगे नहीं, मैं बिल्कुल करांगा, हाँ बिल्कुल करांगा, तुसी पूछो। हुन ताड़ी बारी, अच्छा इससे क्योंकि इस तो आपको हट मैंने के- शो क्लोज यहाँ करना है, से तो कोई हमें हवा का झोंका दे दे। लग रहा है कि इनको अम्मा अब्बा ने चपेड़े मार के सारा दिन सिर्फ पढ़ाया है और कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ पढ़ाकू बातें की। यहाँ से बॉस अपनी जिंदगी यहाँ के से बारे जैसे ही निकलते हैं आप सरगोदा से, आप जाते हैं शाहपुर की तरफ, तो शाहपुर के गुलाब जामुन जब आप में। खाएंगी यस यस यस, वो ऐसे ऐसे गुलाब जामुन होंगे कि पूरा आप जब खाएंगी तो आपको महसूस होगा कि आपने ज़िंदगी में ऐसा गुलाब जामुन का जायका नहीं चखा। फिर ये सरगोदा शहर जो है हमारे इस हवाले से भी बहुत मशहूर है कि जैसे अभी बताया ना कि देसी खाने और देसी चीज़ें हैं, तो मेरी अपनी स्कूलिंग सरगोदा से थी, पीएफ मॉडल कॉलेज पढ़ता था, डर भी था, खौफ भी था पीएफ का कि एक वो जहन पर सवार था कि कैडेट्स कॉलेज की तरह वो था, लेकिन इसके बावजूद क्रिकेट के शौक़, नवीद लतीफ़ हमारा मशहूर क्रिकेटर हमारे साथ खेलता रहा है, मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ, हम इकट्ठे खेलते खेलते आगे जवान हुए और वो तो क्रिकेट की तरफ चले गए और हम पढ़ाने और पढ़ने की तरफ लग गए। आपने भी अच्छा काम किया भैया, आप जी टेंशन पढ़ाने ना की तरफ लग गए। तो इसलिए सरगोदा का जो एक ख़ास माहौल है ना, वो बिल्कुल आप लाहौर में रहते हुए एक दफ़ा खाने सरगोदा के खा लेंगे तो वो जायका आपको लाहौर में नहीं मिलेगा। आपकी वो एक favorite देसी चीज़ क्या है? मेरी फेवरेट चीज़ों में आप नाम लें, सूफ़ी के फ्रूट चाट है, ख़याम शर्मा के दही भल्ले है, ख़याम शर्मा के साथ एक तो ये समोसे सिनेमा मिला और करते उनके हैं। दही बल्ले और गोलगप्पे ये भी हब मिलते होता है ना, ये हब सारे होता है। सिनेमों के साथ ये वाबस्ता हब लाहौर होता में है, भी। हर किस्म का लोग वहाँ पर आते हैं, उनकी वैरायटी होती है, सोच की, पसंद की, चाहत की, तो उसके मुताबिक उसको बनाया जाता है। सो बात यह है कि सरगोदा जाना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल तो जी सरगोदा एंड है। में आप, मैं तीनों से पैगाम लेना चाहूँगी उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी सरगोदा देखा ही नहीं। देखिए, जिन्हें लाहौर नहीं देखे होते जमिया ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है मैं पैदा ही यहाँ पे हुई, तो मैं जम की भी गई और मैंने देख भी लिया। जी। अब सरगोदा वाले बता दें कि लोग सरगोदा क्यों आए। जी, मैं सबसे पहले तो जी जिन लोगों ने सरगोदा विज़िट नहीं किया, मैं उन सब को कहूँगा कि वो ज़रूर सरगोदा को विज़िट करें। बहुत सी बातें हमने आपको सरगोदा की बताई, बहुत सी चीज़ें आप जब वहाँ जाएंगे तो आप ख़ुद विटनेस करेंगे। सबसे ज़्यादा आपको वहाँ मिलनसारी मिलेगी, मोहब्बत मिलेगा, खलूस मिलेगा। वहाँ के लोग एग्रेरियन बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, लोग मिलनसार हैं, लोगों के अंदर कोई तेज़ी नहीं आपको मिलेगी, सादगी मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी, और इंशाल्लाह आप लोग मुख्तलिफ वहाँ पे चीज़ों को जो देख के आएंगे तो आप इंशाल्लाह अपनी अच्छी यादें लेके आएंगे। क्या और मैं जुगन की टीम को, जुगन आपको भी, और हर वो लोग जो नहीं वहाँ जिन्होंने सरगोदा विजिट किया, मैं लाजमन रिकमेंड बॉस करूँगा हम हर हफ्ते पहुँच जाएंगे, कि हम बड़े आप लोग भूखे वहाँ हैं। जाएं हम बड़े भूखे हैं, हम हर और जो हफ्ते जो पहुँच चीज़ें जाएंगे। हमने रिकमेंड की हैं आप वहाँ जाके खुद आई विटनेस बने उन चीज़ों के। डन। जी सर, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू जी, से इट्स अ गुड डायरेक्शन टू टेक जी, फॉर यंग एक तो सरगोदा जी बड़ा ब्लेस सिटी है कि दो मोटरवेज के संगम पे है, लाहौर और इस्लामाबाद। मतलब इसको दो साइडों से आप, इस्लामाबाद से भी 3 घंटे का आंधे सफर में है, चले लाहौर- जाओ, जानते हुए yes, चले जाओ, नो प्रॉब्लम। एक दूसरा ये कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो एशिया की 300 यूनिवर्सिटीज़ में आ रही है। ठीक वंडरफुल, है। कांग्रेचुलेशन सर। अच्छा, और वो यूनिवर्सिटी वाकई देखने की जगह है। दैट इज़ अ मॉडल यूनिवर्सिटी, जिसको हम मॉडर्न और एक ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट का एक बड़ा ब्लेंड कहेंगे। सर 12 साल की आपकी भी मेहनत है उसमें। जी जी, हमने उस यूनिवर्सिटी को बड़ा एक डाइवर्सिफाइड बना दिया है कि आप किसी भी किस्म की एजुकेशन लेना चाहें तो आप उस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। वंडरफुल। तो पर्टिकुलरली लड़कियों के लिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि दैट इज़ अ सेफ प्लेस, और उसमें साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड कल्चर, मेडिकल साइंसेज, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फार्मेसी, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें, एक तो वहाँ पे सरगोदा पहुँचना कोई इतना मुश्किल काम नहीं रह गया। दूसरा, एक कॉस्ट ऑफ लिविंग अभी भी मैनेजेबल है। वेरी वेरी अफोर्डेबल। देखें, Very, लाहौर, अब जब बड़े शहर में जाते हैं तो सबसे बड़ा मसला ये होता है आपके लिए, लेकिन सरगोदा इज स्टिल मीडियम साइज्ड सिटी, जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना लोगों के लिए अभी भी आप उसको मैनेज कर बिल्कुल सकते हैं। सही। तो दैट्स वाई मैं ये चाहूँगा कि लोग सरगोदा को एजुकेशन के लिए, फिर और पीएफ कॉलेज है यूनिवर्सिटी वहाँ को पे, भी और आके विजिट करें। जी देखिए, ये आगे ज़रूर। आप अपने बच्चों के भी फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन 4-6 यूनिवर्सिटीज़ में से भी अपना जहन बाहर निकाले। व्यूअर्स, जी, बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान में बहुत ब्रिलियंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। जी। इस गुफ्तगू का रीज़न यही था कि कुछ इकोनॉमी का भी समझ आ जाए, कुछ तालीम का भी समझ आ जाए, एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग अंडरस्टैंड करें, हिस्ट्री भी अंडरस्टैंड करें। इतनी रिच जगह कम अज़ कम विज़िट करनी तो बनती है व्यूअर्स। और अगर आप शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, कहीं मूव करना चाह रहे हैं, कुछ चेंज चाह रहे हैं,
सरगोदा इज़ अ गुड ऑप्शन। अफोर्डेबल लिविंग, उसके साथ साथ अगर तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो देन सरगोदा इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। लास्ट फ्यू वर्ड्स सर। अच्छा, सरगोदा पंजाब में मैं अगर ये दावे से कह सकूं तो शायद गलत ना होगा कि अगर आपको वो पंजाब देखना है जो रवायती और सकाफ़ती एतबार से, उस पंजाब को आप किसी और जगह ना देख सको। देहाती माहौल, खालिस और ऑर्गेनिक माहौल, ऑर्गेनिक खाने, और वहाँ के जो देहात हैं ख़ास तौर पर, उनमें अभी वो कच्ची मिट्टी की सूंधी खुशबू आती है सरगोदा में, जो आपको पंजाब में शायद अब कहीं और ना मिले। आपको वो देहाती कल्चर नज़र आता है, दारे नज़र आते हैं, वहाँ पर बैठ के नज़र आती हैं, वहाँ पर वो जिसको सत कहा जाता था वो नज़र आती है, जो एक उस वक्त का सोशल मीडिया होता था, जब तमाम लोग शाम को इकट्ठे होकर बैठा करते थे, इर्द गिर्द की बातें होती थी, एक दूसरे के साथ दुख दर्द शेयर किया करते थे। आजकल के तेज़ी के माहौल में, दौर में वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन सरगोदा ने अभी तक उस हकीकत को और उस सच्चाई को बरकरार रखा हुआ है। इस माहौल को बच्चों को भी दिखाएं, आने वाली नस्लों को भी खुद भी देखें, ताकि उसके साथ वाबस्तगी आपकी पंजाब की और पंजाबियत की मौजूद और कायम दायम रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, Thank you. इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया। सेम है, थैंक यू। व्यूअर्स, अब मैं क्या कह सकती हूँ, आप भी सरगोदा जाएं, मैं भी चलती हूँ, ज़रा विज़िट करते हैं, देखते हैं। एंड व्यूअर्स, अगेन पूरी दुनिया देखने की ख्वाहिश रखते हैं, पहले अपने मुल्क को तो देख लें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।